बेसिक जनरली ह्यूमन नेचर होता है कि अगर कोई कुछ फेंक रहा है या कुछ, तो हम बिल्कुल पीछे भाग जाएंगे और अपने आप को बचाने की कोशिश करें। राहुल गांधी उसी जगह पे खड़े रहे, ये मैंने आंखों से देखा। उस दिन से मैं राहुल गांधी जी को बहुत ज्यादा पसंद करने लग गया। उज्जवल भविष्य है वो राजस्थान का नेक्स्ट सीएम मान सकते हैं। एक एलडीसी भी होता है ना, उसकी भी ट्रेनिंग होती है कि उसको कैसे कंप्यूटर चलाना है, कैसे। आपने सीधा मुख्यमंत्री बना दिया, प्रदेश की जिम्मेदारी दे दिया। हर कोई राजनीतिक व्यक्ति अगर कुछ मांगता है भगवान से कि मुझे कुछ मत दे, लेकिन भजन लाल जी जैसी मुझे किस्मत दे दे। भजन लाल जी को कोई ट्रेनिंग नहीं दी। हमारे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी को तो उससे भी बड़े मूर्ख हैं, वो कुछ भी बोलते हैं, हे भगवान आप इनको उठा लो। पेपर लीक की हम बात करते हैं। आपके आइडियल पायलट जी ने भी एक रैली निकाली थी, बिल्कुल निकाली थी। हमारी कुछ खास इम्पैक्ट नहीं हुआ? उस समय वो गोरे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे और आज के गांधी जो हैं काले अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो इस देश को लूट रहे हैं। इतना उत्साह है कश्मीर की घाटियों में पायलट साहब को लेके। आप राजस्थान की बात मत करो, वो पूरे हिंदुस्तान के नेता है। जादूगर तो देखो अगले ने साबित किया है, छोटी सी उम्र से राजनीति में रहे और 3 बार के मुख्यमंत्री रहे, और वो खुद कहते हैं कि मेरी जाति का बहुमत नहीं है, मैं माली जाति में अकेला जीत के आता हूँ। अग्रेसिव स्टूडेंट लीडर को होना चाहिए, लेकिन अग्रेसिव इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि आप कैमरे के लिए तालियां बजा रहे हो और टेबल ठोक रहे हो। मैं नाम नहीं लूंगा ऐसे लीडर्स का, लेकिन एक्चुअली वो लीडर्स जो हैं वो सीधा ही अपने, जो आप कह रहे हो कि हमारे गुरु होते हैं, उनको सीधा ही उनसे डायरेक्टली थ्रेटन करते हैं। या बिल्कुल बिल्कुल। पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है जिसके बारे में लोगों के अपने अलग अलग विचार है। कुछ लोग तो सोचते हैं कि पॉलिटिक्स में जाएंगे तो हमारा भविष्य अंधकार में चला जाएगा। वहीं कुछ लोग जो प्रतिभाशाली होते हैं वो सोचते हैं कि नहीं, पॉलिटिक्स में जाकर हम समाज में व्याप्त बुराइयों और कुरीतियों को मिटाकर समाज का विकास करके हम समाज को नई दिशा प्रदान करेंगे। ऐसे ही आज के हमारे गेस्ट है श्री विनोद जाखड़। वो वर्तमान NSUI के प्रदेश अध्यक्ष है। पूर्व में राजस्थान विश्वविद्यालय के बीच बहुत छात्र संघ अध्यक्ष भी रह चुके हैं, राजस्थान कॉलेज के अध्यक्ष रह चुके हैं और राष्ट्रीय NSUI के वो सचिव भी रह चुके हैं। इस पॉडकास्ट में हम उनसे जानेंगे उनके छात्र नेता के रूप में सफर को और कैसे उनका सफर रहा। इस पॉडकास्ट में हम राजस्थान के वर्तमान पॉलिटिक्स प्रदेश को भी जानेंगे कि कैसे राजस्थान का पॉलिटिक्स प्रदेश युवाओं के प्रति बदल रहा है, युवाओं की सोच किस तरीके से बदल रही है, वर्तमान राजस्थान के पॉलिटिक्स के बारे में उनके क्या विचार है और किस तरीके से उन्होंने अपने इस जीवन को आगे एज ए छात्र नेता के रूप में संवारा है। तो चलिए शुरू करते हैं पॉडकास्ट को और आप बने रहिए पॉडकास्ट में, एंजॉय करिए हमारा शो। छात्र राजनीति जब शुरुआत की हमने RU से, एक चीज देखी जाती है कि छात्र राजनीति के लिए ना ऐसा होता है कि बहुत अच्छा पॉलिटिक्स में बैकग्राउंड चाहिए होता है। आप बहुत सिंपल परिवार से आते हैं, क्या ऐसी चीजें नहीं कि आपको सपोर्ट भी काफी मिला? क्योंकि ना एक जनरली रूमर बना हुआ है कि छात्र राजनीति के लिए ना पैसे काफी ना वो चाहिए होते हैं स्टार्टिंग फेज में। चाहिए होते हैं। देखिए, मैं एक सच्चाई बताऊं कि जब आप किसी चीज को बहुत शिद्दत से पाने की कोशिश करते हो तो कहीं ना कहीं कायनात भी षड्यंत्र रचती है आपको कामयाब बनाने में। तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, मैं अकेला नहीं हूँ जो एक मध्यम परिवार से निकल के, किसान गरीब मजदूर परिवार से हम लोग निकल के राजनीति कर रहे हैं। मेरे से पहले भी बहुत लोग आए जो ऐसे राजनीति से निकल करके आए हैं और आज हमारे देश का, हमारे समाज का, हमारे राजस्थान का भी नेतृत्व करके उन्होंने अपना परचम लहराया है। तो बिल्कुल ये बड़ी चीज़ है, क्योंकि हम जैसे मध्यम परिवार के लोग जब राजनीतिक सोच रखते हैं और कहीं ना कहीं ऐसा भी मन में भाव आता है कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो सबसे पहली लड़ाई खुद से और परिवार से लड़ी जाती है। क्योंकि माँ बाप परमिशन नहीं देते हैं, क्योंकि मध्यम परिवार या हम छोटे परिवारों से आते हैं। तो गरीब परिवार की पहली ख्वाहिश यही होती है कि बच्चा पढ़ लिख के नौकरी लगे और बढ़िया एक अच्छा जीवन व्यतीत करें, क्योंकि आर्थिक तंगी हम लोग बचपन से ही देखते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा भी सफ़र ऐसे शुरू हुआ। माँ बाप की चॉइस थी कि भाई अब जो है हम लोग 12वीं पास कर लिए हैं, अब कहीं जाएं और कोई कंपटीशन की तैयारी करें। यही होता है जनरली वही वाइब्स के साथ जो है हम लोग, और मैं भी इसी वाइब्स के साथ निकला था, क्योंकि मैं पढ़ने लिखने में थोड़ा ठीक था। तो मेरी ये थी कि थिंकिंग UPSC करनी है। जब उस समय UPSC का नया क्रेज आया था, तो हम लोग UPSC की कुछ अच्छी बुक्स होती थी, कुछ अच्छे जो बड़े अधिकारी बने उनके बायोग्राफी पढ़ते थे, तो अच्छा लगता था कि यार हम भी ऐसे बने। तो उसी सपने के साथ हम विश्वविद्यालय में गए। तो मैं कॉलेज में जब गया तो ये सोच के नहीं गया था कि चुनाव लड़ना है, केवल ये सोच के गया था कि भाई थोड़ा फन वन करना है, हंसी मजाक करने हैं, और थोड़ा अच्छे पढ़ने में ठीक थे तो पढ़ लेंगे और कहीं ना कहीं कंपटीशन की तैयारी करनी है। लेकिन आप देखिए कि एक भी मेरे जीवन में आज तक कोई कंपटीशन एग्जाम का फॉर्म नहीं भरा। हम सीधा ही जो है युद्ध के मैदान में बिना किसी तैयारी के। क्या ऐसी परिस्थिति हुई जो आपने एकदम RU में जाने के बाद में ऐसी कंडीशंस क्रिएट हो गई कि हाँ मुझे अब ये ऐसा? परिस्थितियां कोई क्रिएट नहीं हुई, बस गए तो कहीं ना कहीं अंदर एक क्षमता थी
वो कहीं बाहर आने की कोशिश कर रही थी कि भाई एक नेतृत्व करने की क्षमता हर व्यक्ति में होती है, हर व्यक्ति कामयाब होता है। बस मेरा ये मानना है कि हर व्यक्ति के एक अंदर बहुत अच्छी खूबी होती है। अगर उस खूबी को वो समय पे पहचान ले तो बहुत तरक्की कर सकता है। और मेरे साथ ये अच्छी रही बात कि जैसे ही कॉलेज में गए तो हम हमारी चीज़ों को पहचान गए और समझ गए कि भई अब हमें चुनाव लड़ना है। वहाँ देखा कि गाँव देहात से बच्चे आते हैं, उनकी बहुत सारी समस्याएँ हैं। फिर कहीं न कहीं जो यूनिवर्सिटी का जो डेकोरम है, जिसको हम बात कहें कि जो बहुत शानदार एक ऐसा इस तरीके का होता है कि बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ, बड़े-बड़े लोग, बहुत सारा इन्वॉल्वमेंट, पॉलिटिक्स हावी है, सोशल मीडिया पे आपका ज़बरदस्त क्रेज़ है। ऐसी चीज़ों से कहीं न कहीं बच्चा इम्प्रेस होता है और हम भी उस चीज़ से इम्प्रेस हुए कि यार नेता के लिए मिलने के लिए लोग आ रहे हैं। तो वहीं से शुरुआत हुई और वो बीज पड़ गया और वो बीज पौधा बन गया। तो कॉलेज का भी मैं राजस्थान कॉलेज का भी अध्यक्ष रहा, राजस्थान विश्वविद्यालय का भी मुझे अध्यक्ष बनने का मौका मिला। उसी के बाद मैं एनएसयूआई में काम कर रहा हूँ। मुझे नेशनल में कमेटी में भी काम करने का मौका मिला। आज मैं स्टेट में हूँ, स्टेट प्रेसिडेंट के तौर पे अपनी एनएसयूआई में जो है भूमिका निभा रहा हूँ, संघर्ष कर रहे हैं, छात्रों के लिए सेवाएँ दे रहे हैं। तो ये 24 घंटे फ्री है। एनएसयूआई के आप प्रेसिडेंट रह चुके हो, राष्ट्रीय सचिव रह चुके हो आप अभी। तो एनएसयूआई के लिए आपने बहुत पहले से काम कर रहे थे। आपने आरयू से चुनाव, मुझे याद है आपने आरयू चुनाव नई दिल्ली लड़ा था, राइट? क्यों चुनाव टिकट का ऐसा क्या हुआ था? देखिए उसमें 2 चीजें महत्वपूर्ण थी जो मैं समझ रहा हूँ कि सबसे पहली राजनीति में अगर कोई चीज आती है वो जाति आती है। जाति इसलिए आती है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज का जो बंटवारा होता है टिकट सिलेक्शन का, वो ये देख के किया जाता है कि आपकी जाति के कितने वोट हैं। चाहे आप असेंबली इलेक्शन लड़ो, चाहे आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स में कहीं भी आप अपना भाग्य आजमाओ, कॉलेज का इलेक्शन लड़ो, अगर हम लोग किसी को टिकट देंगे तो ये देख के देखेंगे इसके पीछे कितने कम्युनिटी के लोग खड़े हैं। तो मेरे से पहले कोई भी कम्युनिटी, मतलब मैं ऐसी कम्युनिटी से आता हूँ, तो शेड्यूल कास्ट के किसी भी को व्यक्ति को जो है टिकट नहीं मिला था। और मिलना क्या कि बहुत सारे बच्चे टिकट मांगने की हिम्मत भी नहीं कर पाए क्योंकि बहुत बड़ी चकाचौंध है विश्वविद्यालय की और बहुत बड़ा चुनाव है। सेकंड असेंबली बोलते हैं। हाँ, सेकंड असेंबली नहीं, पार्लियामेंट से बड़ा चुनाव है। असेंबली का एक दायरा होता है, पार्लियामेंट का भी एक दायरा होता है कि भाई आपकी ये टेरिटरी है या आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। राजस्थान में तो पूरा राजस्थान विश्वविद्यालय का या कोई भी अन्य विश्वविद्यालय, उसकी कोई टेरिटरी या कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं होती है। उसके अंदर आपके प्रदेश के बाहर के भी बच्चे पढ़ते हैं। तो बड़ा चुनाव है। तो ऐसी परिस्थिति में फिर पार्टी को थोड़ा सा लगा और हम मध्यम परिवारों से आते हैं तो उनको कहीं ना कहीं असंतुष्टि रही इस टिकट सिलेक्शन को लेके। पर मैं संतुष्ट था कि क्योंकि हमने स्टूडेंट्स के बीच में मेहनत की थी और संघर्ष किया था, स्टूडेंट्स पहचानते थे, तो चुनाव लड़ा और अच्छे बहुमत से जीते। और एनएसयूआई पहली हमारी लाइन यही थी। मैं जब चुनाव जीत के आया तो मीडिया ने सबसे पहला मेरे से सवाल पूछा कि एनएसयूआई में वापसी करेंगे या खिलाफ में खड़े होंगे। मैंने कहा नहीं, एनएसयूआई मेरी माँ की तरह है और इस संगठन में मैंने बहुत संघर्ष किया है। इस संगठन ने मुझे पहचान दी है। उस संगठन के साथ मैं हमेशा खड़ा रहूंगा, कभी भी मैं इसके खिलाफ नहीं जाऊंगा। जब भी मैं चुनाव लड़ा विश्वविद्यालय का तब भी मैं इसके खिलाफ नहीं गया था। मैंने यही कहा था कि भाई जिन्होंने टिकट दिया सही टिकट सिलेक्शन नहीं था। अगर मुझे टिकट मिलता तो मैं अच्छे वोटों से और भी ज्यादा वोटों से मैं चुनाव जीतता। हाँ, मेरा मार्जिन बहुत अच्छा था, मैं 1854 वोटों से चुनाव जीता था। तो हो सकता है हम 2500 का आंकड़ा क्रॉस करते अगर एनएसयूआई का मेरे पास टिकट होता तो। पर मैं संतुष्ट हूँ और जैसे ही मैं आया तो चुनाव जीते। क्या पता अगर कुछ ऐसी गड़बड़ हो जाती, एबीपी जीत जाती, मैं एनएसयूआई का सेकंड नॉमिनी था। मतलब जो टिकट मिला वो कैंडिडेट था और मैं सेकंड कैंडिडेट में ही था। तो हमने एनएसयूआई के झंडे को बुलंद रखा और आज भी वहीं काम कर रहे हैं। चुनाव जीत गए, आरयू के आप प्रेसिडेंट बन गए, क्या रेवोल्यूशन लाया आप अपने उस जर्नी में? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखो, मैं जब चुनाव कैंपेन में जाता था तो महिला सुरक्षाओं को लेके, महिलाओं का एक सैनिटरी नैपकिन का एक बड़ा मुद्दा चल रहा था, है ना? और उस पे भी मेरे पास बच्चियां आती थी कि भैया यहाँ इमरजेंसी में जो है हम लोग नहीं जा पाते हैं और बहुत सारी चीजें हैं, उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं। और विश्वविद्यालय के अंदर भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी कि हॉस्टल्स की हालत खराब थी, वॉशरूम्स की हालत बहुत गंदी थी, हमारे स्वास्थ्य को लेकर भी कोई ऐसी अवेयरनेस नहीं थी। तो इसको लेके मैं सबसे पहले मैंने जो काम किया कि मैंने गर्ल्स हॉस्टल्स का दौरा किया। दौरा करने के बाद मैंने देखा कि भाई उनके खाने पीने की क्या व्यवस्थाएं हैं, कैसा उनका खाना आ रहा है। तो बहुत सारी चिटिंग हमने जो है विश्वविद्यालय की पकड़ी। चिटिंग कैसी कि सब्जी मंडी से जाते हैं और जो लास्ट में कचरा नहीं बचता उसको खरीद के वो बच्चों को खिला रहे हैं।
जो मेस में खाना बन रहा था। और उसके साथ साथ आप देखो कि तेल का पीपा, जो सरसों का तेल या जो भी खाने में हम यूज करते हैं, वो लास्ट, मतलब आपने लिस्ट में जो है अच्छा तेल लगाया है, जो 2500 रुपए या 3000 रुपए का एक पीपा आता है पूरा, वहां लगा रहे हैं पीपा 2500 का, और एकदम लो क्लास का जो है आप वो ऑयल यूज कर रहे हैं। वहां पे बिल में तो आ रहा है ज्यादा। और हाँ, और इसके साथ बहुत सारी चिटिंगें पकड़ी जब हम गर्ल्स ने दिखाया कि भैया हमारे वॉशरूम्स देखिए इतने गंदे, पानी की टंकियों में काई जमी हुई है, ठीक है, बच्चियां जो है मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं। तो हमने इन सब चीजों पे काम किया। तो मैंने देखो सबसे पहले वहां सैनिटरी नैपकिन की मशीन लगाई, मेरे कार्यकाल में हुई। उसके बाद हमने वहां ओपन जिम गार्डन भी, हाँ, मैं वो उस पे पूरा आ रहा हूँ। उसके अलावा फिर हम लोग जो है वहां पे टॉयलेट्स और निर्माण करवाया, ताकि बाहर से भी जैसे लोग आते हैं, गर्ल्स हॉस्टल के गेट पे गार्डों के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, वहां पे मैंने टॉयलेट्स की व्यवस्था कराई। उनका सबका जो है रिनोवेट कराया हमने पूरा, बिल्कुल एकदम जो जर्जर जमीनें थी, जर्जर स्थिति में बिल्डिंगें थी, उनको फिर से ठीक कराया। गर्ल्स हॉस्टल की जिम चालू नहीं हो रही थी बहुत समय से, तो फिटनेस पे विश्वविद्यालय ध्यान नहीं दे रहा था, प्रशासन खा रहा था, बस लूट रहा था बच्चों से, जो बजट खा रहा था। फिर मैंने उसकी लड़ाई लड़ी, तो हमने जिम चालू कराई, आज भी जिम चालू है। उसके अलावा ट्रांसफार्मर्स की बड़ी दिक्कत थी कि उनके आसपास में कोई सेफ्टी नहीं थी, कभी कोई आए और अंधेरा, लाइटों की बड़ी समस्या थी, लाइटें लगवाई। ट्रांसफार्मर के आप अभी विश्वविद्यालय में जाएंगे तो चारों तरफ सेफ्टी गार्ड है, वो मैंने लगवाए। इसके साथ बच्चों का ये था कि भैया जिम में सीमित संख्या होती है, तो हम लोग कैसे वॉक करते टाइम करें, तो मैंने 2 गार्डन है विश्वविद्यालय के, एक तो भगत सिंह पार्क के पीछे बॉयज हॉस्टल के पास में, एक गर्ल्स हॉस्टल के पास में सरस्वती जी का मंदिर है, उसमें हमने 2 ओपन जिम लगवाए। इसके अलावा मैंने एक समाज सेवी हैं जय सिंह सेठिया जी, उनके माध्यम से प्याऊ बनवाई, महाराजा कॉलेज में प्याऊ लगवाई, और वो पर्सनल फंड से, और विश्वविद्यालय के अंदर 2 लगाई कैंपस में। उसका हालांकि आज उनकी स्थिति खराब कर रखी है, पोस्टर चिपका रखे हैं। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे काम थे जिसमें हमने काम किया। फिटनेस को लेके, शिक्षा को लेके भी मैंने काम किया। इसके साथ साथ सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर अंबेडकर हैं, तो मेरे पास कुछ बच्चों की रिकमेंडेशन थी, सब लोग मेरे पास हॉस्टल में आए कि भाई न्यू लाइब्रेरी बनी है, और क्योंकि सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर अंबेडकर को हम लोग देखते हैं, उनकी जीवनी को पढ़ते हैं, तो बड़ा इंप्रेशन मिलता है कि एक व्यक्ति कैसे जाति का बहिष्कृत होके कैसे संघर्ष करता है ना, और कैसे पढ़ता है, विपरीत परिस्थितियों में विदेश जाता है, सबसे ज्यादा डिग्रियां होती हैं, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, या उसके नाम से यहाँ विश्वविद्यालय में कोई भवन का भी नाम नहीं था एक पीछे एक छोटी सी प्रतिमा थी। तो उनके निवेदन पे जो है फिर मैं वीसी से मिलता हूँ, और डॉक्टर अंबेडकर जी की हम बड़ी प्रतिमा लगाते हैं, आज बच्चे उसको अपना इंप्रेशन मानते हैं, और बड़ी अच्छे से वहाँ पढ़ाई भी करते हैं। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे अनगिनत हमने काम किए, रोज लड़ाई लड़ते थे, फीस वृद्धि हो गई, एडमिन ब्लॉक को आज डिजिटल करने को लेकर आज भी वो लड़ाई जारी है, क्योंकि अध्यक्ष जब बनता है तो अध्यक्ष बनता है तो उसका कार्यकाल इतना ही होता है कि जब वो समझे कि मैं अध्यक्ष हूँ, तब तक वो निपट लेता है, कार्यकाल फ्री हो लेता है। तो क्योंकि उसके बहुत सारे प्रोग्राम करवाने होते हैं, उसको सबसे पहला तो अध्यक्ष बनते काम होता है कि मुझे उद्घाटन करवाना है, और वो भी सीएम से नीचे नहीं करवाना है, सीएम या सीएम से करवाना है, या फिर उसके बाद फिर घूमर आ जाता है। घूमर आने के बाद फिर वो उसको जब पता लगता है कि भाई अब मेरे को स्टूडेंट्स के बीच में भी जाना है, तब वो थोड़ा सोचता है जब तक कार्यकाल फ्री हो लेता है। तो उस केस में ना आपने पहले इन चीजों को मैं पहले अवेयर था, क्योंकि मैं नया नहीं था ना, मैं 2011 में राजस्थान कॉलेज में गया था, और तब से मैंने इन सब चीजों को देखा, महसूस किया। हाँ, राजस्थान कॉलेज का प्रेसिडेंट रहा हूँ मैं, मेरी शुरुआत वहीं से है, सबसे खूबसूरत शुरुआत वहीं से थी, जो हम देखते हैं। तो 2011 से पहले आइडिया था कि हाँ मुझे तो आइडिया तो फिर कैसे इतना टाइम पहले, क्योंकि आप ना सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए गया था। उसके बाद में बने थे ना आप, तो प्रेसिडेंट आरयू के कॉलेज का प्रेसिडेंट बना, और फिर उसके बाद विश्वविद्यालय का प्रेसिडेंट, दोनों जगह मुझे बनने का मौका मिला। और सबसे अच्छी चीज यही थी कि यार जब हम लोग गरीब परिवारों से निकल के आते हैं तो सबको गले लगा के रखते हैं। अपने कास्टिज्म की बात की, होता है अभी भी? कहाँ नहीं, आप जाइए, आज भी कास्टिज्म जिंदा है। एनएसयूआई इस चीज के लिए क्या कर रहा है अभी? एनएसयूआई देखिए, ये पर्टिकुलर किसी पार्टी का काम नहीं है। कास्ट बेसिस चीजों को अगर हमें कम करना है तो वो नई युवा पीढ़ी को उसके अगेंस्ट खड़ा होना पड़ेगा। जैसे आज आपके घर में इस तरीके की कोई आप गतिविधि देखते हो, तो आपको उसके अगेंस्ट अपने परिवार के खड़ा होना पड़ेगा कि भाई ये चीजें अब नहीं चलेंगी। बहुत लंबे समय से एक जाति विशेष को शोषित किया जाता है। आज आप देखिए, मारवाड़ की बात करें, आप जैसलमेर बाड़मेर में चले जाइए, जालोर सिरोही में चले जाइए, आप अगर टीचर बन गए या बैंक में मैनेजर हो और आपको वहां पे रहने के लिए रूम की आवश्यकता है, तो आप आज भी आपको कमरे किराए पे नहीं मिलेंगे, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं
कि भाई जातियां खत्म हो गई। जातियां तब खत्म होगी कि जब मेरे घर में अगर ऐसी कुछ चीज हो रही है तो मैं उसके अगेंस्ट खड़ा हूं, तो फिर लोगों को समझ में आएगा। तो कहीं ना कहीं नौजवान पीढ़ी, क्योंकि अब ये चीजें मायने नहीं रखती हैं। हिंदुस्तान इसलिए कहीं ना कहीं आज पीछे है कि आज भी हम इन सब चीजों में उलझे हुए हैं। आप जाइए जापान में, कितनी तरक्की की। आप चाइना में चले जाइए, आप यूरोप के किसी भी कंट्री में चले जाइए, एशिया की, इंडिया जैसे धर्म बेस कंट्री हो गई, पाकिस्तान जो हिंदुस्तान का एक टुकड़ा बना, उसके भी हालात ऐसे गंभीर हैं जैसे हिंदुस्तान के गंभीर हैं। लेकिन जो भी देश इन सब से ऊपर उठ गया, आज वो बहुत तरक्की पे है, बहुत कुछ उसने कमा लिया है, अपने बहुत टेक्नोलॉजी में आगे पहुंच गए हैं। हर चीज, संसाधन जो एक व्यक्ति को जीने के लिए चाहिए, और वो सब कुछ है। पर कहीं ना कहीं इंडिया इसमें पीछे रहा। छात्र राजनीति में प्रवेश आपने किया था, किसी को आदर्श मानते थे आप? देखिए, कोई था आइकन आपका कि हाँ जैसे आप? आदर्श बहुत सारी चीजें आती। हम यूथ लीडर के रूप में भी हम लोग हमारे नेता को देखते हैं। किसी को, आपको उसका बोलचाल पसंद आता है, भाषण पसंद आता है किसी नेता का, किसी नेता के कपड़े पसंद आते हैं। एक जब हम नई नई राजनीति में जाते हैं तो बहुत सारे लीडर्स का हम लोग आकलन करते हैं। जैसे हम उदाहरण ले सकते हैं सचिन पायलट जी का। पायलट साहब बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत डिसेंट व्यक्ति हैं, हर व्यक्ति की बात सुनते हैं। नए लीडर बनाने की आजकल उन्होंने फैक्ट्री पूरी तैयार करी हुई है, और उनकी फैक्ट्री में जो भी प्रोडक्ट जाता है एकदम लड़ाकू विमान की तरह तैयार होके आता है। उनकी काफी युवाओं से काफी अटैचमेंट रहती है। मैं आपको बताता हूं, मैं आदरणीय पायलट साहब के साथ कश्मीर की घाटियों में था। पायलट साहब के साथ मैं वहां गया, इतना उत्साह है कश्मीर की घाटियों में पायलट साहब को लेके। आप राजस्थान की बात मत करो, वो पूरे हिंदुस्तान के नेता हैं। जब भी कहीं प्रचार होता है तो स्टार प्रचारक में सचिन पायलट एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो हर देश में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, कहीं पे भी चुनाव हो उनका लिस्ट में नाम होता है। साउथ में भी जाएंगे, इंग्लिश में भाषण देंगे, राजस्थान में रहेंगे, राजस्थानी में भाषण देंगे। आप किसी कैम्ब्रिज में बुलाओ, आप उनको लंदन में बुलाओ, फुल बोलेंगे। भाई साहब, उनका जो मामला है बहुत अपर हाई लेवल का है, जबरदस्त बोलते हैं। आप, वो हर तरीके के व्यक्ति हैं, वो झोंपड़ी से लेके महल तक की हर अनुभूति को समझते हैं। वो फॉरेन में जाते हैं, है ना, लंदन में जाते हैं, स्टूडेंट्स के बीच में जाते हैं, ठीक है। आप साउथ में जाते हैं, वेस्ट में जाते हैं, ईस्ट में जाते हैं, नॉर्थ में जाते हैं, हर जगह युवा उनको आदर्श मानता है। ऐसे ही हमारे राहुल गांधी जी हैं, जिनको आज पूरा देश देख रहा है, सेम जिनको आज आदर्श मानता है। तो कहीं ना कहीं हमारे यूथ लीडर पे हमारे राहुल गांधी जी और सचिन पायलट जी आदर्श हैं, और मेरे नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट लीडर्स के, लाखों युवाओं की वो आदर्श हैं, दिलों की धड़कन। आपने पायलट जी की बात की, मैं पायलट जी पे आता हूँ। उनका अपने पूर्व एक्स सीएम श्री गहलोत जी, उनके साथ में काफी उनका डिस्प्यूट रहा था, क्योंकि बीच में कुछ ऐसे कांड्स भी हुए थे, और जनरली दो गुटों की बात की जाती है। क्या आपका किस वे में देखते हो आप? राजनीति में गुट होते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है, क्योंकि राजनीति है ही गुटों की। अगर गुट नहीं होंगे तो फिर राजनीति कैसी? एक पार्टी में दो गुट हो सकते हैं। एक पार्टी में गुट, आप दो की कह रहे हो, बहुत सारे गुट होते हैं, हो सकते हैं। देखिए, वर्चस्व की लड़ाई है। आप ये देखिए कि एक जंगल है, जिस जंगल में एक टेरिटरी होती है टाइगर की, उस टाइगर के इलाके में दूसरा टाइगर नहीं आता है। अगर आ गया तो लड़े। यहाँ पे टाइगर मीन्स टाइगर ही है। राजस्थान की राजधानी टाइगर किसको कह रहे हो आप? तो वैसे तो दोनों ही टाइगर हैं। अशोक गहलोत जी बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं। छात्र राजनीति से उन्होंने शुरुआत करी, एनएसयूआई के वो पहले अध्यक्ष रहे, 3 बार के मुख्यमंत्री रहे, और उनका राजनीतिक जीवन इतना लंबा है कि वो अपने आप में एक विश्वविद्यालय है राजनीति की, जिन पे जो है हम पीएचडी कर सकते हैं अशोक गहलोत जी पे। उनके संघर्ष को कोई नकार नहीं सकता। आज उनके नेतृत्व को पूरे के पूरे राजस्थान ने देखा, और हम लोग कहते हैं कि उनकी चलाई योजनाओं को लेके कांग्रेस पार्टी पूरे हिंदुस्तान में कैंपेन कर रही है। सचिन पायलट जी एक अलग पर्सनैलिटी है, वो हर चीज में अव्वल है। आपका इन दोनों गुटों से जो आपने बात की, कई गुट हो सकते हैं, आपका इन गुटों से कुछ रिलेशन है कि हाँ मैं उस गुट से आता हूँ? मैंने, देखिए भाई, हम इतने बड़े तो हुए नहीं है कि हम गुटों में बढ़ जाएं। पार्टी के विचार सर्वोपरि हैं। ये पार्टी जो है गांधी, नेहरू, अंबेडकर के विचारों से चलती है। इसमें इंदिरा जी और राजीव जी ने बलिदान दिया इस पार्टी को बनाने के लिए। अभी मैं, एक किताब है, बहुत प्यारी किताब है, जिसको मैं पढ़ रहा हूँ आजकल, फ्रीडम एट मिडनाइट।
उसमें जब मैं पढ़ता हूँ तो किस तरीके से हमारी कांग्रेस पार्टी बंटवारे के खिलाफ खड़ी होती है, कैसी परिस्थितियां बनती हैं, माउंटबेटन और कांग्रेस नेताओं के बीच में कैसी झड़प होती है, जिन्ना कैसे बंटवारे के लिए जो है अपनी कम्युनिटी को उकसाते हैं। ठीक है, तो ये जब मैं किताब पढ़ता हूं तो कांग्रेस पार्टी एक विचारिक पार्टी है, जो एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, जो आंदोलन से निकली है, जिसने बहुत सारे बलिदान दिए। मैं उसमें पढ़ता हूं कि गांधी का क्या संघर्ष रहता है, क्या जबरदस्त संघर्ष रहता है कि एक अर्धनंगा फकीर उसमें गांधी को कहा जाता है कि कैसे जो है पूरे सिस्टम के खिलाफ लड़ता है और पूरी कायनात को, अंग्रेजों की जो जड़ें हैं उनको हिला के रख देता है। कैसे अंबेडकर दलित पिछड़ों की आवाज बन के जो है सामने आते हैं, नेहरू कैसे जमीन पे संघर्ष करते हैं और कैसे क्रांति लेके आते हैं, कैसे जो बिखरा हुआ देश था, है ना, उसको संगठित करते हैं, जो बहुत सारी रियासतों में बटा हुआ था, जिसमें इंसान इंसान के खून का प्यासा था। तो कांग्रेस पार्टी उस विचार की पार्टी है। हमारे नेताओं में भी वही विचार है कि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई की तरह हैं, हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है। उसी विचार को लेके हम लोग काम कर रहे हैं। आज आदरणीय राहुल गांधी जी, खड़गे जी और सोनिया जी, प्रियंका जी इस चीज को लीड कर रहे हैं। राजस्थान में उसी विचार के साथ जो है सचिन पायलट जी इस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं, इस कारवा को। तो हमारे लिए आदर्श के साथ साथ पार्टी की जो नैतिक भावना थी, उस पार्टी के विचार को आगे बढ़ाना भी हमारी ये जिम्मेदारी है। और देखो, कंट्रोवर्शियल बात नहीं है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है, हमारे आदर्श सचिन पायलट है। पायलट साहब के बिल्कुल मैं ना जब यहाँ पे आ रहा था ना, तो हमने एक सोशल मीडिया पोस्ट की थी कि आज विनोद जी जाखड़ जी के साथ में एक अच्छा सेशन होने वाला है। तो कुछ क्वेश्चंस उन्होंने वहाँ पे हमने ऑडियंस से पूछे थे। तो कुछ क्वेश्चंस ये थे कि आप कैंपेनिंग के लिए जोधपुर गए थे गहलोत जी के साथ, उनके सपोर्ट के लिए, उनके बेटे के सपोर्ट के लिए। काफ़ी टाइम तक आपने उनके साथ टाइम स्पेंड किया, लेकिन रिसेंटली अभी जो देखा जा रहा है कि आप गहलोत गुट को, आई मीन जो आपने पहले बात की, उन गुट को छोड़ के आप पायलट खेमे हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ समय तक ऐसा स्पोर्ट भी हुआ है। देखिए, मैं गया था बिल्कुल, वैभव भैया से हमारी अच्छी दोस्ती थी और हम उनके लिए बहुत भागे। ऐसा नहीं है कि इस बार नहीं जाना चाहते थे, लेकिन बाकी जगह इतना बिजी रहे कि समय नहीं दे पाए, है ना। ऐसा नहीं है कि हमारे जाने से बहुत सारे वोटर्स में प्रभाव पड़ रहा है या कुछ हो रहा है। या बिल्कुल, पायलट साहब भी गए थे उनके कैंपेन में। बिल्कुल, पायलट साहब भी गए और जाना भी चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए। राजनीति में ये द्वेषता नहीं होनी चाहिए और मेरे हिसाब से सचिन पायलट जी इस द्वेषता के खिलाफ खड़े होते हैं। वो कभी भी, मुझे नहीं लगता किसी को चुनाव हराने के लिए जाएंगे। वो तो, मैं अगर जाता तो मुझे नहीं लगता कि मुझे पायलट साहब मना करते कि आप क्यों जा रहे हो, उनका ऐसा तो। लेकिन गहलोत जी ने तो ओपनली कहा है उनके बारे में कि वो गए थे वहां पे, उसके बाद में क्या इम्पैक्ट हुआ। बड़ी राजनीति का हिस्सा है, मैं उस पर कहीं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। एक बड़ी राजनीति का हिस्सा है वो, हम उस लेवल पे भी नहीं है कि हम उनके बारे में जो है वो बहुत बड़ी, अशोक गहलोत जी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, सचिन पायलट जी बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, उन पे हम लोग नहीं बोल सकते। जादूगर तो देखो अगले ने साबित किया है, छोटी सी उम्र से राजनीति में रहे और 3 बार के मुख्यमंत्री रहे, और वो खुद कहते हैं कि मेरी जाति का बहुमत नहीं है, मैं माली जाति में अकेला जीत के आता हूं। तो कहीं ना कहीं देखो, अनुभव है, अनुभव ही जादू होता है। जब एक गांव में लड़ाई हो रही हो और उस गांव में नौजवान आपस में भिड़ रहे हो, लेकिन एक बुजुर्ग आता है और वो बैठता है और अपने दोनों पक्षों को समझा देता, तो ये जादू है, क्योंकि उसके पास अनुभव है, उनको पता है कि इनकी नब्ज क्या है और कब किसको कौन सी नब्ज दबानी है। तो अशोक बिल्कुल राजनीति के जादू है। आरयू में अभी लगभग पिछले 2 साल से, आई मीन 2-3 साल से चुनाव नहीं हो रहे हैं। एज ए यूथ लीडर एनएसयूआई के आप हैं, कैसे देखते हो आपकी इन चीज़ों को कि ये क्यों ऐसा, आखिर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसकी। देखिए, छात्र राजनीति की आवश्यकता इसलिए जरूरी है कि अच्छे लीडर निकल के आते हैं, और छात्र संघ चुनाव राजस्थान में नहीं पूरे हिंदुस्तान में होने चाहिए। कहीं ना कहीं राजनीति अनसिक्योर रहती है, गरीब परिवार के बच्चे आ जाते हैं राजनीति में छात्र संघ से जीत के, जिन बच्चों का मतलब कोई बैकग्राउंड नहीं होता है परिवार में, कोई चाचा ताऊ सरपंच नहीं होते हैं, माँ बाप अनपढ़ होते हैं, मेरे जैसा उदाहरण, वो भी राजनीति में कहीं ना कहीं अपनी जगह बना लेता है। तो बड़े बड़े नेता अनसिक्योर हो जाते हैं, तो समय समय पे जो है छात्र संघ चुनाव को बंद चालू करते रहते हैं। एज ए एनएसयूआई प्रेसिडेंट, नहीं, छात्र संघ चुनाव की बात कर रहा हूँ मैं, एनएसयूआई प्रेसिडेंट नहीं, मैं उस पर आ रहा हूँ एक्चुअली। एज ए एनएसयूआई प्रेसिडेंट आप इन चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि आपकी पार्टी ने ही पहले इन चीज़ों को बंद किया हुआ था। देखिए, उस समय कुछ परिस्थितियां रही, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का लागू होना था और असेंबली के इलेक्शन थे, ठीक है। तो विश्वविद्यालयों की तरफ से रिकमेंडेशन गई सीएम के पास
जैसे जितनी भी बड़ी विश्वविद्यालय हैं कि साहब इस बार न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए हमारे पास स्टाफ नहीं है, और बहुत सारी चीजें थी, कहीं ना कहीं लिंग दो कमेटी का उल्लंघन भी था। उस उल्लंघन को देख के भी जो है अशोक गहलोत जी ने कहा कि भाई छात्र राजनीति में अगर हम चुनाव लड़ेंगे और इतना पैसा आप लगाओगे तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान है, फिर वो लीडरशिप बाहर नहीं निकल के आएगी जो हम चाहते हैं। तो उन्होंने चुनाव उस साल पे उन कॉलेज विश्वविद्यालयों के निवेदन बंद नहीं किए थे, स्थगित किए थे। ओके, चुनाव बंद नहीं हुए थे, स्थगन हुआ था, राइट। स्थगित हुए थे कि आप 1 साल के लिए इसको पोस्टपोन कर दो और अगली बार जो है हम चालू करा लेंगे। अगर कांग्रेस की सरकार बनती तो 100% चालू होते, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आपको पता हो तो 2005 में चुनाव बंद हुए थे, उसके बाद अशोक गहलोत जी सरकार में आते हैं, उन्होंने चुनाव चालू किए, कांग्रेस पार्टी की सरकार चुनाव चालू करती है। इस बार कुछ परिस्थितियां रही, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी सरकार होते हुए भी एनएसयूआई पूरी ताकत से अपनी सरकार के खिलाफ लड़ी कि छात्र संघ चुनाव नहीं बंद होने चाहिए, जो भी मजबूरी हो वो हमें नहीं पता, लेकिन चुनाव होने चाहिए। और बिल्कुल हम भी उस स्टैंड पे थे कि भाई छात्र संघ चुनाव बहुत जरूरी है, होने चाहिए। अभी छात्र राजनीति में जैसे कोई भी प्रेसिडेंट बनता है तो एक कल्चर चल रहा है कि हम रूल रेगुलेशंस का हम बिल्कुल नहीं देखेंगे, और हम 10-15 जो भी हमारे साथ में है उनके साथ में हम जाके प्रदर्शन करेंगे, सीधा ही वो एकदम सीधा थ्रेटन करते हैं। ऐसा चलन पहले भी था या फिर अभी रिसेंटली ऐसा हुआ है? देखिए, रूल रेगुलेशंस और इसमें थोड़ा सा रिसेंटली चीजें कुछ आहत हैं राजनीति में, हम भी देखते हैं। देखिए, विश्वविद्यालय में गुरु होते हैं हमारे। आप अगर किसी चीज से असंतुष्ट हैं या वो बच्चों के साथ कुछ गलत हो रहा है, जाति हो रही है, कहीं ना कहीं प्रशासन में डिक्टेटरशिप आ रही है, तानाशाही आ रही है, तो स्टूडेंट लीडर्स उसके खिलाफ लड़ सकता है। मैं नाम नहीं लूंगा ऐसे लीडर्स का, लेकिन एक्चुअली वो लीडर्स जो हैं वो सीधा ही अपने, जो आप कह रहे हो कि हमारे गुरु होते हैं, उनको सीधा ही उनसे डायरेक्टली उनको थ्रेटन करते हैं। या बिल्कुल, ऑफ कोर्स, बिल्कुल मैं इस राजनीति के खिलाफ हूँ। स्टूडेंट लीडर को देखो बेशक लड़ना चाहिए, उसके बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं, विरोध प्रदर्शन के भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं कि आप जाके किसी भी टीचर का अपमान करो या उनको नीचा दिखाने की कोशिश करो, उनके खिलाफ गलत बोलो। अगर वो गलत है तो उनके खिलाफ लड़ाई लड़ो आप। बहुत सारे तरीके होते हैं, हम खुद उस चीज को सीख के आए। लेकिन क्या है, कुछ समय से थोड़ा सा ये जो इंस्टाग्राम का जो कल्चर आया है, ये बड़ा नुकसानदायक हो गया। इससे क्या है कि बच्चे 2 मिनट के वीडियो के चक्कर में सब कुछ खराब कर देते हैं। वो अपनी विश्वविद्यालय की रेपुटेशन भूल जाते हैं, अपने कॉलेज की रेपुटेशन भूल जाते हैं, अपने टीचर की, अपने गुरु की रेपुटेशन भूल जाते हैं। गलत है तो खिलाफ लड़िए, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन आप देखिए, अकेला लड़ेगा कोई स्टूडेंट लीडर, जैसे मैं आज देख रहा हूँ, और उसके 20 कैमरामैन सामने खड़े होंगे, है ना। तो ये इस राजनीति के खिलाफ हम हैं, क्योंकि नहीं होना चाहिए। अग्रेसिव स्टूडेंट लीडर को होना चाहिए, लेकिन अग्रेसिव इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि आप कैमरे के लिए तालियां बजा रहे हो और टेबल ठोक रहे हो। ये चीजें ठीक नहीं है। इनके खिलाफ तो हम भी हैं, लेकिन स्टूडेंट सब समझता है। विश्वविद्यालय और कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा ऐसे ही एडमिशन नहीं होता है राजस्थान यूनिवर्सिटी में। 80-90%, 95%, हमारी यहाँ 98 की कट ऑफ फर्स्ट होती है, कट ऑफ 98, 99। तो वो बच्चा सब समझता है कि कौन हमारे लिए काम करेगा, कौन रील कल्चर वाले नेता हैं, इस तरीके से। कांग्रेस के एनएसयू की आप राष्ट्रीय सचिव रहे हो। कांग्रेस की स्टार्टिंग में जब पोजीशन आई थिंक ये इंडिपेंडेंस के टाइम की, वहाँ से आपने कुछ सीखा कि हाँ कांग्रेस यहाँ से निकल रही है, किस तरीके का फॉलो करते हो उनको, विचारों को? तो कांग्रेस पार्टी का विचार यही है कि भाई सेकुलर होना, सबकी मदद करना। हिंदुस्तान की नींव जो है कांग्रेस पार्टी ने रखी, क्योंकि पहली पार्टी थी देश में जो देश की आजादी के लिए लड़ रही थी। उसमें सारे लोग थे, सब लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब बराबर के लोग थे, और सबने बलिदान दिया। किसी एक व्यक्ति का नहीं है, एक जाति, एक वर्ग का, एक धर्म का नहीं है, इसमें सबके बलिदान है। उसी बलिदान समावेश का विचार था कांग्रेस पार्टी, जो आज तक चली आ रही। तो हम लोग देखते हैं कि जब हम पढ़ते हैं कहीं ना कहीं आजादी के उस दौर को, तो आज की जब युवा पीढ़ी को हम लोग देखते हैं तो बड़ी घिन सी आती है। मैं अभी आपको बताऊं, मैं एक बहुत सुंदर किताब है फ्रीडम एट मिडनाइट, है ना, ये बहुत सुंदर और अच्छी किताब है। मैं यूथ को भी सजेस्ट करूंगा कि आपको इस बुक को पढ़ना चाहिए। इसको लिखा है डोमिनिक लैरी कॉन्सल ने। ये बहुत बहुत अच्छी किताब है, और मैं इसके लिए धन्यवाद करना चाहूँगा श्री संपत सरल जी को। तो उन्होंने मुझे किताब दी, और मैंने जब इसको पढ़ा तो हम देखते हैं कि कैसे उस दौर के नेता इस आज़ाद हिंदुस्तान के लिए अपने जीवन की आहुति देते हैं, बलिदान देते हैं, और किस तरीके से महात्मा गांधी लड़ते हैं, नेहरू जी लड़ते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी का संघर्ष समझ में आता है।
उस समय जो हमारे यहाँ के वाइसराय होते हैं माउंट बेटन, वो किस तरीके से जो है इस हिंदुस्तान की बातचीत को रखते हैं, क्या कितना डर होता है, कितने लोग मारे काटे जाते हैं, कितने लोग सताए जाते हैं, किस तरीके से कैसे बच्चों को, औरतों को, बूढ़ों को जिंदा जलाया जाता है धर्म की आग में, है ना, बंटवारे की जब बात आती है। और आज जब उन बलिदानों की कोई स्थिति नहीं है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई नहीं जानता कि आज एक 23 साल का नौजवान आपको आजाद हिंदुस्तान में सांसों के लिए फांसी पे चढ़ गया। बिल्कुल कोई नहीं समझ पा रहा है। आज के युवा शराब में, शबाब में इतना डूब गए, इतना नशा इस देश में आ गया है। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को अगर सही दिशा में लेके जाना है तो हमें पुराने लोगों को अपना आइडल मान के वापस से उस दौर को समझना पड़ेगा, अन्यथा तो बहुत बुरी स्थिति है। नौजवानों की नशा बुरी तरीके से खाया जा रहा है। इवन लड़के ने, लड़कियों के भी मैं सवाल खड़ा करना चाहूंगा कि नशे की लत ने नारी को भी खराब कर दिया है बहुत ज्यादा। नशा एक्चुअली ये कल्चर बहुत ही ज़्यादा खराब भी है और इसको आप कंडेम भी करते हो, बट लेकिन क्या रीजन से कि इनको अभी तक सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही? देखिए, बिल्कुल सरकार का फेल्योर है और कहीं ना कहीं इस फेलियर पे सरकार को कुछ अच्छे और कड़े कानून लाने चाहिए, लेकिन इसके लिए हमारी जनरेशन भी जिम्मेदार है। कहीं ना कहीं पारिवारिक जो हमारे संस्कार थे वो भी जिम्मेदार हैं। आज हम बहुत ज्यादा जो है बच्चों को रोकते टोकते नहीं है, उनकी हर बात को हम लोग मानने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्राथमिक संस्कार हमारे होते हैं, जिसको हम लोग बचपन में पढ़ते थे, परिवार प्रथम पाठशाला होती है, उसके संस्कार कहीं जो है कमजोर हो गए हैं। क्योंकि हमारी मम्मियाँ दादी की बुराई करते सुनाई देती हैं, दादाजी की बुराई करते हुए सुनाई देती हैं। हमारे परिवार में जो संयुक्त परिवार होते थे वो एकल परिवार हो गए हैं। तो बच्चा जैसा परिवार में सीखता है वैसे ही वो आगे जाता है, तो उसके किसी से रिश्ते होते नहीं हैं और ना उसको परिवार के जो गुण होते हैं वो समझ में आते हैं। जैसे वो बाहर जाता है या उसको आज़ादी मिलती है, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां हों, उस आज़ादी को फुल एंजॉय करते हैं और एंजॉय करिए, गलत नहीं है, हम उसके साथ में जीवन जीना चाहिए। लेकिन इस तरीके से मत करिए कि आप अपने परिवार को और अपने शरीर को और अपने आने वाले भविष्य को खत्म कर लेते हैं। इस देश में नशा आने वाली दिनों की सबसे बड़ी चुनौती है। आज अगर भारत की सरकार इस पे नहीं जागती है तो जो देश सबसे युवा कहा जाता है उसका बहुत बदहाल होने वाला है। तो नशे पे पूर्ण तरीके से कड़े कानून आने चाहिए, पाबंदी लगनी चाहिए। क्योंकि मैं देखता हूं कि मैं अभी 2 राज्यों के चुनाव में गया, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में। दोनों में प्रथम मुद्दा यही था कि जहां पे मोबाइल का नेटवर्क नहीं है वहां पे चिट्टा, ड्रग ये मिल रहा है। आप देखिए कि पुलिस स्टेशन के सामने ड्रग्स बिक रहा है, गली गली का बच्चा जानता है कि यहाँ पे ड्रग मिलता है, चिट्टा मिलता है, लेकिन पुलिस नहीं पहुंच पाती है। तो ये कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य की चिंता है। अब देखिए कि रिपोर्ट आती हैं कि भाई प्रेगनेंसी की बहुत सारी समस्याएं होने लग गई बच्चियों में, कहीं ना कहीं पुरुषों में भी, लड़कों में भी बहुत सारी समस्याएं आने लग गई। वो उसी का कारण है। सूखे नशे आ गए देश में और खाना पीना कुछ अच्छा है नहीं, क्योंकि सब फर्टिलाइज यूज हो रहा है। वैसे ही हम लोग जहर खा रहे हैं, ऊपर से और जहर लेते हैं, तो बहुत बुरे हालात हैं। तो सबसे ज्यादा मैं आपको भी कहूंगा कि नशे के खिलाफ जो है कड़ी मुहिम चलाई। हम लोग तो मजबूती से लड़ रहे हैं इसके खिलाफ और आप लोग भी लड़िए। अभी आप फ्रीडम की बात कर रहे थे, अभी हमारे राजस्थान में एक टॉप चर्चा में रहा हुआ मुद्दा है कि डेप्यूटी सीएम के बेटे अभी एक्चुअली खुली एस्कॉर्ट्स में चल रहे थे। क्या देखते हो कि आप ये ऐसा नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए, बहुत सारे नेताओं के मैंने बयान सुने कि भाई कोई बात नहीं, बच्चा है। माहौल था, बच्चा था। लेकिन अगर वही बच्चा सोचो किसी फुटपाथ पे गाड़ी चढ़ा देता तो? क्योंकि जब सरकार ने नियम बना रखे हैं कि 18 साल से पहले आप गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकते हैं, उसके लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। आप बेशक उन रूल रेगुलेशंस को मानना चाहिए। अगर आप आज इन चीजों को हम हवा में ले जाएंगे तो कल को भारी नुकसान है। बच्चे का कोई दोष नहीं है, बच्चे के जो परिवार के बड़े हैं उनको समझाना चाहिए था। क्योंकि बच्चा है, बच्चे को जब मौका मिला, माहौल मिला तो लेके चला गया। और आप सोचिए कि उसके पीछे एस्कॉर्ट है, एस्कॉर्ट होती है सुरक्षा के लिए, उसके लिए कोई दो राय नहीं है, मिलनी चाहिए। लेकिन आप अगर इस तरीके से बच्चों को प्रोत्साहन देंगे तो बाकी लोग भी करेंगे। एक डेप्यूटी सीएम का बेटा हो चाहे गरीब का बेटा हो, दोनों के पास बराबर के राइट है। गरीब का बच्चा भी अगर इस तरह की गलती करेगा तो उसको आप सजा दीजिए, और डेप्यूटी सीएम का बेटा भी करेगा, क्योंकि
आप बच्चे के साथ भी अन्याय कर रहे हो, कल को उस बच्चे को कुछ हो जाता तो उसकी जवाबदेही किसकी थी? जिम्मेदारी कौन लेता? उस पुलिस को भी ये पूछना चाहिए था कि एक बच्चा गाड़ी चला रहा है, अगर इसको कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्योंकि भाई मैच्योर नहीं है और एकदम से कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए कि गाड़ी में एकदम से ब्रेक लगाने पड़े और बच्चा घबरा जाए, फिर क्या होगा? तो पुलिस में भी गाड़ी ठुक जाएगी ना। हाँ, तो इन चीजों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ना मैं बच्चे के खिलाफ हूं, ना मैं पार्टी के खिलाफ, मैं उस तरीके से नहीं हूं, ना मैं उनके पिता के खिलाफ हूं। लेकिन ये चीज गलत है, क्योंकि इसको आज हम बढ़ावा देंगे तो नए बच्चे और सीखेंगे। एक वीडियो के चक्कर में आप कानून व्यवस्था को ध्वस्त करते हो और कहीं ना कहीं अपनी जान खतरे में डालते हो और एक गलत मैसेज जाता है। एमएलए के बारे में सोचा है आपने कि फ्यूचर? बिल्कुल, असेंबली लड़ूंगा, मैं चुनाव लड़ूंगा। देखिए, लड़ना भी चाहिए, क्योंकि आज जब हम कॉलेज विश्वविद्यालय में बच्चों की सेवा कर रहे हैं तो वहाँ संघर्ष किया, लड़ना सीखा, बोलना सीखा और कहीं ना कहीं आज इस मुकाम पे खड़े हैं कि हम नेतृत्व करने की थोड़ी बहुत काबिलियत सीख गए हैं। तो बिल्कुल आज हम असेंबली में भी या पार्लियामेंट में कूदने के लिए तैयार हैं। मैं चुनाव लड़ने की बिल्कुल विचार रखता हूँ और मैं मेरे जैसे लोगों से भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे जैसे अच्छे लोग राजनीति में आएंगे, जो गरीब परिवारों से, मजदूरों के बच्चे जो हैं, वो कल के उन परिवारों की ताकत बनेंगे। उनको पता है कि खेत में खेती कैसे होती है, उनको पता है कि घर में महंगाई के कारण कैसे चूल्हा नहीं जलता है, उनको पता है कि कैसे हमारी फीस के लिए संघर्ष होता है, उनको पता है कि कैसे स्कॉलरशिप नहीं आती है तो परिवार में पढ़ने के लिए भी संशय बनता है। हर चीज का पता है, कैसे हम एक टाइम की सब्जी को दो टाइम खाते हैं। तो जब ऐसा बच्चा कोई तैयार होके राजनीति में जाएगा तो सबसे पहले वो इन व्यवस्थाओं के खिलाफ लड़ेगा कि एक व्यक्ति के पास इतना है कि वो सिर्फ 2 बाइट खाने के खा रहा है और पूरा खाना डस्टबिन में फेंक रहा है। एक ये है कि उसको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं है। तो इतना अनइक्वलिटी क्यों है? तो मेरे जैसे लोग आएंगे तो इस अनइक्वलिटी के खिलाफ। राजेश पायलट जी का काफ़ी फेमस इस बारे में उनका विचार भी था कि अगर किसान का बेटा उच्च पदों पे जाएगा तब जाके कहीं ना कहीं देश की तरक्की संभव है। बिल्कुल 100% है। गांव भारत की आत्मा, जैसे महात्मा गांधी कहते हैं कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। तो गांव की परिस्थितियों में जाओ ना, आज बहुत भीषण गर्मी पड़ी हुई है लेकिन लाइट नहीं है। जहां से फसल पैदा होती है वहां सिर्फ 3 घंटे 4 घंटे लाइट आती है, रात को लाइट आती है। ऐसे ठिठुरती ठंड के अंदर कपकपाते हैं पैर जब किसान पानी देने खेत में जाता है, क्योंकि उसको पता है दिन में लाइट आनी नहीं है, रात को 4 घंटे की लाइट आएगी, उसमें भी उसको अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है। उन्हीं के बीच में एक पला बड़ा बच्चा जिसने ये संघर्ष देखा हो, वो अगर असेंबली और पार्लियामेंट में जाएगा तो सबसे पहले वो किन के खिलाफ लड़ेगा, आप खुद सोच के और विचार करके देखिए। तो बिल्कुल राजेश पायलट जी का विचार बिल्कुल सहमत है और उनके बेटे सचिन पायलट जी इसी विचार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, गरीब मजदूर और किसानों के बच्चों को नेता बनाने का काम कर रहे हैं। पायलट जी के बारे में एक समाज में थोड़ी सी एक जो रूमर्स फैल रहे हैं कि ये किसी जाति विशेष को सपोर्ट करते हैं। ये एक्चुअली मैं नहीं कह रहा, एक्चुअली ये कमेंट्स कुछ आए थे। सही है ये बात? मुझे नहीं लगता है सचिन पायलट जी आप तो काफी करीबी रहे हैं उनके। देखो क्या होता है कि जो लोग उन तक नहीं पहुंच सकते हैं या उनकी बराबरी नहीं कर सकते हैं तो उन लोगों के ऐसे जवाब होंगे, क्योंकि जब हम किसी नेता की बराबरी नहीं कर सकते हैं तो उनके खिलाफ अच्छा ही तो बोल नहीं सकते, तो उनके खिलाफ बोलेंगे। सचिन पायलट एक जाति के नेता नहीं है या किसी एक धर्म के भी नेता नहीं है या इस वर्ग के नेता नहीं है। वो हर जाति हर वर्ग के नेता है। मैं खुद उनका फॉलोवर हूँ, मैं उनकी जाति से नहीं हूँ। आप उनके बंगले पे जाइए, न जाने कितनी जातियों के लोग आते हैं, कितने धर्मों के लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं उनसे मिलने, बहुत सारे कार्यक्रम में वो जाते हैं। तो ये केवल उनकी काबिलियत की जो बराबरी नहीं कर सकते वैसा लोग बोलते हैं। और फिर क्या है कि एक राजनीतिक जातीय द्वेष पैदा करने के लिए भी होता है कि सचिन पायलट जी को जाति का नेता बना तो बाकी जातियां उनके खिलाफ हो जाएंगी। तो ये बाकी कोई विशेष नहीं है। पायलट साहब बहुत बड़े लीडर हैं। भारत जोड़ो यात्रा में आपने पार्टिसिपेट किया था, काफी टाइम आपने वहाँ पे स्पेंड भी किया। कैसी रही राहुल गांधी के साथ में जर्नी? देखिए, राहुल गांधी जी बहुत डायनामिक लीडर हैं, बहुत अच्छे विचारों के, और कहीं ना कहीं जो महात्मा गांधी जी वास्तविकता में थे, जब महात्मा गांधी जी को किसी व्यक्ति को समझना होता था तो वो उसका जीवन जीते थे। जब महात्मा गांधी जी का दौर आया कि मुझे छुआछूत के खिलाफ लड़ना है तो वो जाके कच्ची बस्तियों में रहे, उन लोगों के बीच में रहे कि वो क्या खाते हैं, वो कैसे रहते हैं, तो उस परिस्थिति को समझा। वही राहुल गांधी करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की, फिर उसके बाद उन्होंने न्याय यात्रा निकाली। उसका प्रभाव यह है कि बहुत सारे हिंदुस्तानी उनसे गले मिले, जुड़े। मुझे किस्सा याद है,
राहुल गांधी जी के पास एक व्यक्ति मिलने आता है और गर्मी के कारण जो है कहीं ना कहीं परेशान रहता है, तो उसको उल्टी हो जाती है। वो व्यक्ति राहुल गांधी जी जहां खड़े होते हैं उससे 1 इंच पीछे नहीं हटते हैं। बेसिक जनरली ह्यूमन नेचर होता है कि अगर कोई कुछ फेंक रहा है या कुछ उल्टी हो रही है तो हम बिल्कुल पीछे भाग जाएंगे और अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। राहुल गांधी उसी जगह पे खड़े रहे, ये मैंने आंखों से देखा। और उस दिन से मैं राहुल गांधी जी को बहुत ज्यादा पसंद करने लग गया कि उस व्यक्ति ने जनरली एकदम से भागे भागे आए और पूरे शर्ट पे, उनके पूरे बदन पे उसने उल्टी कर दी, लेकिन उनको फिर से गले लगाया। ये राहुल गांधी जी की पहचान है। तो भारत जोड़ो यात्रा बहुत सक्सेसफुल आजाद हिंदुस्तान की सबसे बड़ी यात्रा है। या तो गांधी जी ने यात्राएं निकाली थी या फिर उनके राहुल गांधी जी ने निकाली है। वो उस दौर के गांधी थे, ये इस दौर के गांधी हैं, जो दोनों ही उस समय वो गोरे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे और आज के गांधी जो हैं काले अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो इस देश को लूट रहे हैं। वो उस दौर में लूट रहे थे गोरे अंग्रेज, और काले अंग्रेज आज के दौर में लूट रहे हैं। क्योंकि ये जो बीजेपी और कहीं ना कहीं आरएसएस की जो शाखाएं हैं उनमें द्वेषता ही पनपती है। तो उनका एक बहुत प्यारा नारा है कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं, कि आप अपने ही घर में आग लगा रहे हैं। वो अक्सर अपने मंचों पे कहते थे कि तुमने हिंदुस्तान में इतना केरोसिन, इतना पेट्रोल छिड़क दिया है कि एक चिंगारी पूरे के पूरे देश को जला देगी। और ये सच्चाई है। बीच में ऐसा दौर आया था कि सब पढ़ने लिखने लग गए थे, सब तरक्की की बात करते थे, देश पे बात करते थे। पर अब वापस से कुछ ऐसा दौर आया है कुछ समय से, जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं। क्योंकि वो आए कत्लेआम पे हैं। उनके जीवन का अगर आप उठा के देखोगे तो मैं नहीं मानता कि मोदी बहुत डायनामिक लीडर हैं। क्योंकि मोदी को बनाने के लिए, मोदी जी को बनाने के लिए एक बहुत बड़ी कायनात लगती है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ उनको किस दौर पे उनको नायक बनाया जाता है, क्योंकि वो गोधरा कांड करते हैं। गोधरा कांड करते हैं तो भाई किसी की हत्या पे आप नायक बन रहे हो, तो ये कौन सी चीज है? इस देश को बनाओ ना, एकजुट करो, इस देश को आगे लेके जाओ। क्या इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहे हैं, कहाँ आपका देश जातियों में बटा है, कहाँ आपका देश धर्म में बटा हुआ है, कितने बुरे हालात हैं। और आप कह रहे हो कि मोदी जी सरताज हैं, नायक है। कैसे नायक है? कत्लेआम पे आपने 2014 के बाद में चीजें ज्यादा हुई हैं। बिल्कुल हुई है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं तलवार लेके घूम रहे हैं। अब भाई उकसाओगे तो घर तो आपका भी जलेगा ना। कमेंट्स आए थे। हाँ आते हैं, बिल्कुल आते हैं। हम लोग देख रहे हैं इस चीज को। जब हम लोग छोटे थे तो हमें इन चीजों का पता ही नहीं था कि हम किस जाति में हैं या कौन सा हमारा धर्म है या किस। बिल्कुल हम सब फॉलोवर हैं, हिंदू धर्म को सब मानते हैं। तब भी दिवाली मनती थी, तब भी होली मनती थी, तब भी राखी मनती थी, तब ऐसे खुशियों के त्योहार थे। लेकिन आज आपने कैसे इस देश को कलर मजहब में बांट दिया। कैसे आपने जो है देश का तिरंगे पे भी आपने सवाल खड़ा कर दिया कि कैसे तिरंगे जो हैं क्यों केसरिया अकेला रंग का नहीं हो सकता। देखिए, एक बाग में एक ही तरह के अगर फूल होंगे तो सनक जाओगे। बाग के अंदर हर तरीके के फूल होने चाहिए। एक गुलदस्ता में हर तरीके के फूल होने चाहिए। उससे खुशबू भी अच्छी आएगी, खुशबू के साथ साथ वो सुंदर भी दिखेगा और उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं मोदी जी इस चीज को भांप गए कि हिंदुस्तान जो है इसमें मेजॉरिटी बनाम माइनॉरिटी का चुनाव है। मेजॉरिटी को लड़ाओ और माइनॉरिटी से खिलाफ कर दो, चुनाव जीत जाओगे। आप देखिए, मैं आपको समझाता हूं। बीजेपी के हरियाणा में बीजेपी जाटों के खिलाफ चुनाव लड़ती है। बिहार में चले जाओ, यादवों के खिलाफ लड़ती है। यूपी में चले जाओ, यादवों के खिलाफ लड़ती है। राजस्थान में आ जाओ, इसको ब्राह्मण ठाकुर डिवाइड कर देता है। आप चले जाओ नॉर्थ ईस्ट में, मणिपुर का किस्सा आज भी जल रहा है, आज भी जल रहा है। लोग मारे जा रहे हैं, नागा और कुकी को आपस में लड़ा देते हैं। साउथ में चले जाओ आप, वहां भी वही सवाल हैं। एक महिला आती है मस्जिद की तरफ, मंदिर की तरफ, एक तीर फेंकती है। क्या है देश को आप सिखा रहे हो? इस देश को डिसेंट लीडर्स की जरूरत है, जो अच्छी भाषा शैली जानता हो, आगे बढ़ाना जानता हो, उसको लोग फॉलो करें, जिसको मुद्दों की परख हो। ये मेरे व्यक्तिगत विचार नहीं, ये हिंदुस्तान के विचार। देखिए, कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा हिंदुस्तान में भविष्य के अंदर किताबों में पढ़ाई जाएगी, आप याद रखना। इतने लोग राहुल गांधी से मिले हैं और एक ऐसा नेता हुआ है जो हजारों मील पैदल चला है, लोगों को गले लगाते हुए। उसमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं। वो खेत में जाते हैं, बढ़ई की दुकान पे जाते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं। वो खेत में जाके धान के
पौधे लगाते हैं, है ना, फसल लगाते हैं, वो महसूस करते हैं, वो कभी कुल्ली बनते हैं, उसकी वजह यही है कि उनकी क्या तकलीफें हैं, कि हम कैसे इन तकलीफों को दूर करें। तो भारत जोड़ो यात्रा ने इस हिंदुस्तान का स्वरूप बदल दिया, और जो नफरत फैली हुई थी उसमें वास्तविकता में जो गले लगाने की राजनीति राहुल गांधी ने की है, हर व्यक्ति उनको सैल्यूट करता है। देखिए, एक महिला जिनके पति के चिथड़े हो जाते हैं इस देश की शहादत में, है ना, चिथड़े होने के बाद कैसे उन्होंने अपने आप को संभाला होगा और इतनी बड़ी पार्टी कैसे उन्होंने संभाली होगी, ये भी एक बड़ा विषय है। कैसे उन्होंने संभाला होगा, उसके साथ साथ बच्चे कैसे। राहुल गांधी जी, जब मुझे याद है भारत जोड़ो का समापन था श्रीनगर में, तो राहुल गांधी जी ने बहुत सारी भावनात्मक बातें की थी। वहां पे जो पुलिस वाले लोग खड़े थे, उनकी आंखों में आंसू थे। राहुल गांधी जी ने जब अपने उस दौर की पीड़ा समझाई कि मैं, जब मेरे पिता की डेथ हुई और जब हमें सब खबर मिली तो मैं बाहर था, कैसे हमें सिक्योरिटी के डर के साए में पढ़ाया गया। हम घर आते हैं, देखते हैं, हमेशा अपना जीवन सिक्योरिटी में रहे। अपने जीवन को कभी हम लोग जो है आज़ादी से नहीं जी पाए, जब से पैदा हुए तब से, और आज तक बोले सिक्योरिटी में जी रहे हैं। तो सोचिए आप, उनके लिए तो जेल है ना। जी बिल्कुल, बिल्कुल जेल है। आप खुद सोच के देखिए कि आप कहीं पे भी जाएं तो आपके पीछे पीछे लोग घूमें, तो आप कैसा करेंगे। ना आप खुल के बातचीत कर सकते हैं, ना अपने बचपन को, ना अपने जीवन को आप जी सकते हैं। तो गांधी परिवार बहुत सुलझा हुआ और ईमानदार परिवार है, और इस देश का भविष्य अगर कोई बदल सकता है तो गांधी परिवार बदलेगा, क्योंकि उनके पास आज किसी चीज की कमी नहीं है। वो चाहे तो आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। क्यों प्रियंका जी जो है लड़ रही हैं, क्यों राहुल जी लड़ रहे हैं, क्यों सोनिया जी लड़ रही हैं, किस चीज की सत्ता के लिए? वो तो आज भी सुख में है, उनको सब कुछ मिला हुआ है जो एक बड़े लीडर को चाहिए, एक बड़ा ओहदा, नाम, सब कुछ। क्यों भारत जोड़ो यात्रा की आवश्यकता पड़ती है? क्योंकि उनमें गांधी का खून है, उनमें नेहरू का खून है, उनमें इंदिरा का खून है। उस खून के अंदर ही पैदाइशी जो उनको जीन्स मिले, उसमें करुणा, दया, प्रेम की भावना है। इतर तो अपन राहुल गांधी जी की बात करते हैं, सेकंड साइड अपन देखते हैं मोदी जी के बारे में, हम काफी बात उनके बारे में हम करते हैं। डिफरेंस है राजनीति में उनकी दोनों में, दिन और रात का। कैसे देखते राहुल हो गांधी आप? दिन है और मोदी जी रात है। राहुल गांधी उगता सूरज है, मोदी डूबता सूरज है। उसकी वजह है ये, देखिए, जिनकी जैसी परवरिश होती है तो अंत भी वैसा ही होता है। लाशों पे जो है मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, कभी किसानों को मरवाते हैं, 750 किसान शहादत देते हैं, कभी हिंदू मुसलमान का करके गोदरा कांड करवाते हैं, बेरोजगार युवाओं को पिटवाते हैं, है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मोदी जी ने नहीं की। मेरे जैसे एक व्यक्ति के तो मोदी जी आइडल नहीं हो सकते। एज ए प्राइम मिनिस्टर उनकी रिस्पेक्ट है, क्योंकि जनता ने उनको मैंडेट दिया है, बहुमत दिया है। पर मोदी जी में कोई भी अच्छी चीज नहीं है जिसको हम ग्रहण कर सकें। अगर जो मोदी जी को बीच में अवतार घोषित करने में लग गए थे कि मोदी जी तो भगवान है, न जाने कौन से अवतार का है, कुछ श्लोक लोग भी आ गए थे जिसमें मोदी जी का जिक्र था। हाँ, क्या होता है कि प्री प्लानिंग होती है ना, किसी नेता को स्टैब्लिश करने की। आप देखिए कि कैसे गौतम बुद्ध एक अपनी काबिलियत दिखाने का जब समय आता है तो उनको कहा जाता है कि कबूतर हवा में उड़ाया जाता है और कहा जाता है कि इसको भेदो। वो मना कर देते हैं कि अगर मुझे किसी निर्दोष की जान लेके अपनी काबिलियत साबित करने का मौका मिले तो मैं नहीं करूंगा, कि उसका कोई दोष नहीं है, उसका कोई दोष नहीं है। तो फिर इसमें इम्पैक्ट की बात होती है कि आप कह रहे हो कि इसमें किसी का दोष भी नहीं था इस तरीके का, लेकिन जैसे बात होती है कभी कि पॉपुलैरिटी की, जैसे हम जियो पॉलिटिक्स की बात करते हैं, मोदी जी का नाम टॉप लिस्ट में आता है। वो आता नहीं है, उन्होंने प्लानिंग कर रखी है। उनको पता है कि मुझे मैं न्यूयॉर्क के किसी उस पे एयरपोर्ट पे उतरना है, तो उन्होंने पेड वर्कर छोड़ रखे हैं जो मोदी 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 करेंगे, है ना। क्योंकि उन्होंने जाति और धर्म का इतना द्वेष घोल दिया ना आपस में कि जातियां लड़ती हैं। मैंने कहा ना, वो किसी एक जाति को साथ लेके चल ही नहीं सकते। उनको पता है कि जनता को यहाँ इसके खिलाफ लड़ाना है, हरियाणा में जाटों के खिलाफ लड़ाना है, और यहाँ राजस्थान में आके जय तेजा जी की जयकारे लगाते हैं और वहां जाटों के खिलाफ बोल रहे हैं। आप चले जाओ बिहार में, वहां लालू जी के खिलाफ और यादवों के खिलाफ खुल के बोलते हैं। बंगाल में चले जाओ आप, वहां अलग तरीके से बोलते हैं। तो उनका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। वो उनकी लड़ाई यही है कि भाई कैसे जातियों में लड़ा। और देखो, हमारा जो हिंदुस्तान है ये कहीं ना कहीं भावात्मक है।
जब उनको ये दिखाया जाता है कि देश खतरे में है, ये दिखाया जाता है कि धर्म खतरे में है, तो हम जिसको अपना आइडल मानते हैं, अगर वो खतरे में आ जाए तो हम उसके लिए लड़ेंगे नहीं क्या? वो बेचारे भोले भाले लोग हैं, वो कहाँ राजनीति समझे। मोदी जी ने सुई से लेके प्लेन तक पे कब्जा कर रखा है। अडानी अंबानी जी को उन्होंने अपने कब्जे में ले रखा है, जो सुई से लेके प्लेन तक बना रहे, सब कुछ बना रहे हैं। कोयले से लेके एयरपोर्ट से लेके पोर्ट यार्ड सब कुछ जो है उन्होंने उद्योगपतियों का दे दिया। आप उनकी दोहरी राजनीति समझिए। एक मजदूर ट्रैक्टर खरीदता है, उसकी फसल अच्छी नहीं होती है, अकाल पड़ जाता है, तो वो एक किस्त दो किस्त नहीं चुका पाता है ट्रैक्टर की। उसके घर पे मैनेजर और पूरी टीम आती है, उसकी बेइज्जती करते हैं और वो ट्रैक्टर उससे छीन के ले जाते हैं। उसके आप अपोजिट में आइए, नीरव मोदी, ललित मोदी, इनके हजारों करोड़ों के कर्ज माफ होते हैं। ये हिंदुस्तान, दो हिंदुस्तान मोदी जी ने बना दिया है। एक मैगजीन है फोर्ब्स मैगजीन, उसकी भी पावरफुल लिस्ट में वो हमेशा टॉप लीडर्स में बने रहते हैं। अरे उनका मामला बहुत ऊंचा है। मोदी जी बहुत बड़े कलाकार हैं, उनको पता है। यहाँ तक भी उन्होंने काफी मैनेज किया हुआ है। मीडिया देखिए ना, हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ चलाती ही नहीं है। अभी भी आप जाइए, 2 मौलवी उन्होंने खरीद रखे हैं और 2 पंडित खरीद रखे हैं, बराबर लड़ेंगे वो। कहीं बात शिक्षा की होती है? आपने किसी मीडिया में सुना कि इस देश की करेंसी की क्या स्थिति है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी की आप बात कर रहे थे, वो मोदी जी के कार्यकाल में आई, तो उसमें क्या अच्छा है? आपने बात की कि चुनाव में उनका वो तो इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने इम्पोज किया ना, वो थोपी हुई है। ऐसे तो एनसीईआरटी में आओ ना, वो दिन रात पोस्टर हटाते हैं, पेज हटाते हैं, ये चैप्टर हटाते हैं, हम महाराणा प्रताप जी को नहीं पढ़ाएंगे या अकबर को नहीं पढ़ाएंगे। अरे भैया, इस देश में जो भी घटित घटनाएं हैं उसको बच्चों को जानने का अधिकार है कि भाई हमें कैसे आजादी मिली। आप कहते हो कि हम गॉडसे को पढ़ाएंगे, तो पढ़ा दो ना तुम्हारे बच्चे। आज मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप गांधी और गॉडसे दोनों में से चुनना हो तो किसकी विचारधारा को चुनोगे? या फिर अपने बेटे को अगर ये सिखाना है या बेटी को सिखाना है कि आपको दोनों में से किसी एक का आचरण स्वीकार करना है, बिल्कुल गांधी जी ऑब्वियसली आंसर है। तो उनकी विचारधारा ही गोडसे वाली है, जिनको मार धाड़, गोली, गाली गलौच ये सब हैं उनकी। उसमें अनपढ़ों की जमात है जी, बीजेपी में अनपढ़ों की जमात है। आरएसएस जो है एक छोटी माइंडसेट तैयार करता है, जिनको हिंदू मुसलमान उनको दिन रात रटाया जाता है। मानसिकता विकसित करने के बजाय वो एक छोटी संकीर्ण मानसिकता पैदा करते हैं। अग्निवीर आई, अब देखिए क्या हालत है देश के सैनिकों की। कहाँ आप देश प्रेम की बात करते हो? आपको हथियारों का टेंडर देना था अडानी जी को और आपने अग्निवीर योजना ला दी। किसानों का भी उनको टेंडर देना था, पर किसान भैया लड़ाकू कौम है, ऐसे कमजोर थोड़ी है। लड़े, हार नहीं मानी, 750 किसान शहीद हो गए, पर लड़े। एक व्यक्ति को आप बनाने के लिए पूरे हिंदुस्तान की बलि दे रहे हो, बलि पे बलि दिए जा रहे हो। बेरोजगारी की हालत देखिए आप, हर युवा परेशान है, रोजगार नहीं है। आईएलओ की रिपोर्ट में पढ़िए आप, 85% युवा बेरोजगार हैं इस देश के। कहाँ जा रहे हो आप हिंदू मुसलमान में? कब तक मस्जिद और मंदिर की लड़ाई लड़ते रहोगे? इस देश में असली मुद्दे जो हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के हैं। आप उन पे कोई काम नहीं कर रहे हैं, उन पे कोई बात नहीं कर रहे हैं। महंगाई आसमान छू रही है। प्याज आपके 80 रुपये किलो हैं, टमाटर 120 रुपये किलो हैं, भिंडी 120 रुपये किलो हैं। क्या आम आदमी खाएगा? आमदनी बढ़ रही नहीं है। एक मजदूर बेचारा अपना पूरा शरीर खपा देता है, 600 रुपये की मजदूरी करता है। अब वो बच्चों को पढ़ाएगा, उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा या क्या कुछ करेगा, आप बताइए। एक्चुअली मोदी जी के बारे में हम जब बात करते हैं ना, तो उनके ही जो कुछ समर्थक होते हैं, फिर उनके ही जो उनको मानते हैं, वो कहते हैं कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो ट्रिलियंस में जा रही है, हम इतने ट्रिलियंस पे हैं, हमने इंडिया को यहाँ पहुंचा दिया है। ये चीजों को आप देखते हो कि कंडम या फिर कंडम करते हो कि नहीं ये सब चीजें गलत है इस तरीके से? क्या पता है गलत है यार। मोदी जी की बात पे कोई विश्वास करता है क्या? कोई भी नहीं करता है। उनकी छवि बना दी हिंदू सम्राट, बस वो छवि मीडिया ने बनाई है। क्या है कि एक कहावत है बहुत प्यारी सी कि भाई मेरा घर जलेगा तो नंबर तुम्हारा भी आएगा। अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आ गया। तो आप देखिए ना, बहुमत कहाँ से लाके खड़ा कर दिया है मोदी जी ने। इसमें ईवीएम से लेके सारे घोटाले कर सकते थे, शासन, प्रशासन, तंत्र, पैसा, सब कुछ, मीडिया, तब जाके उनकी मेजोरिटी भी नहीं आ पाई है। तो देश बदल रहा है। कितने दिन आप उनको हिंदू मुसलमान में जो है वो करते रहोगे? भैया गाड़ी चलानी है तो तेल डलेगा, उसके लिए रोजगार चाहिए, भूख लगेगी तो खाना चाहिए, है ना। लड़ेंगे। सबसे पहले इस देश के युवा सड़कों पे आए, किसान सड़कों पे आए, वकील सड़कों पे आए, डॉक्टर सड़कों पे आए। ऐसा कोई आदमी बता दो, महिलाएं सड़कों पे आई, है ना। ऐसा कौन है जो सड़कों पे नहीं आया? सब सड़कों पे आए।
इनके टाइम पे ये सब चीजें हुई हैं। सब कुछ हुआ है। जी बिल्कुल। आंदोलनों को दबाया जाता है, दिन रात में जो है पत्रकारों को मरवा दिया जाता है, कुछ भी हो रहा है इस देश में, कोई सुनने वाला नहीं है। अजय टैनी का बेटा किसानों पे गाड़ी चढ़ा देता है। अजीब बात है, हमारी रेसलर्स जो इस देश का नाम रोशन करती हैं वो सड़कों पे न्याय मांग रही हैं और आप उन पे लाठियां बरसा रहे हो। मेडल लाती है विनेश फोगाट, जिसके अब व्यक्तिगत द्वेषता निकालने के खातिर जो अपने न्याय की बात को लेके दिल्ली जंतर मंतर पे धरना बैठती है, आप कुछ ग्राम उसका वजन बढ़वा देते हो। बिल्कुल, ये सब चीजें हुई है। पूरे देश ने देखा ना, ये सब चीजें हुई हैं। आज कांग्रेस पार्टी का विचार देखो, असेंबली लेके जाएगी उसको, वो महिलाओं की आवाज बनेगी। मैं तो कहूंगा कि उनको जो है मिनिस्टर बनाना चाहिए, स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनाना चाहिए, और उनको एक ऐसा डिपार्टमेंट देना चाहिए जिससे वो लाखों हरियाणा के खिलाड़ियों के लिए काम कर सके। पेपर लीक की हम बात करते हैं, आपके आइडियल पायलट जी ने भी एक रैली निकाली थी, बिल्कुल निकाली थी। हमारी कुछ खास इम्पैक्ट नहीं हुआ? नेता लड़ सकता है, इम्पैक्ट देखो क्या उस टाइम तो उनकी सरकार थी। इसमें क्या है, हमें नीचे तक जाना पड़ेगा, कड़े कानूनों के साथ साथ कड़ी कार्रवाई भी करनी पड़ेगी, और बिल्कुल जो पेपर माफिया वो छूटने नहीं चाहिए। लेकिन आप एक बात बताइए, मैं सबसे पहली पेपर माफियाओं के, चलो हम सब लोग खिलाफ हैं ये चीजें, लेकिन एक बुलडोजर का एक कुछ नियम आया है, ये कहाँ तक सही है? पेपर माफियाओं पे बात नहीं कर रहा मैं, बाकी चीजों पे बात कर रहा हूँ। मैं गलती कर रहा हूँ, मैं कुछ गलती कर रहा हूँ तो सजा मुझे मिलनी चाहिए। मेरे माँ बाप की क्या गलती है? वो तो अपने बच्चों को सजा, शिक्षा अच्छी देते हैं ना, तो उनको सजा क्यों? जी, है ना, उनका घर तोड़ देते हैं बिना किसी रूल रेगुलेशन के, उनका सामान बाहर फेंक के उनको ध्वस्त कर देते हैं। कहाँ की नीतियां, कहाँ आप कानून को लेके जा रहे हो, कहाँ इस देश को लेके जा रहे हो? आपके माँ बाप ने आपको गलत शिक्षा थोड़ी दी है, लेकिन आप कल कुछ गलत कर देते हो, सजा आपको मिलनी चाहिए ना, आपके बच्चों को या आपके माँ बाप को थोड़ी मिलनी चाहिए। घर तोड़ देते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं ऑडियंस की तरफ से मैंने लिखे हैं, कुछ बताओगे उनके बारे में? तो फेवरेट आपका प्लेस कौन सा है, जयपुर या दिल्ली? देखो, जहाँ पैदा हुए हैं उससे खूबसूरत कोई प्लेस ही नहीं हो सकता। वैसे तो मुझे मेरा गांव बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन जयपुर बहुत खूबसूरत। फेवरेट पॉलिटिशियन गहलोत जी फिर पायलट? ऑप्शन में ऐसे तो देखो, हम दोनों के फॉलोअर हैं, लेकिन पायलट साहब लीडर हैं हमारे। फेवरेट सिंगर कौन है, बादशाह या हनी सिंह? दोनों अपने हैं, लेकिन मैं इन दोनों को बहुत ज़्यादा सुनता नहीं हूँ, तो क्योंकि आजकल पुराने गानों का थोड़ा सा पीज है, तो पुराने गानों में किशोर कुमार बहुत सुनता हूं। फेवरेट स्पोर्ट्समैन धोनी या फिर विराट? दोनों दोनों। दोनों है। ऐड रोहित भी कर सकते हैं? रोहित भी कर सकते हो, वो तो हमारी इंडिया की टीम है, वो सारी पसंद है। कंप्लीट। हाँ, पर धोनी, विराट, रोहित तीनों। रोनाल्डो या मेसी? वो भी दोनों क्योंकि रोनाल्डो को भी देखते हैं, मेसी को फॉलो करते हैं, वो भी दोनों हैं। इसमें कोई ऑप्शन नहीं हो सकता, किंतु परंतु नहीं हो सकता। आप इंडियन क्रिकेट टीम को फॉलो करते हो? फॉलो करते हैं। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन में फॉलो, अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप पाकिस्तान में होने वाला है, इंडिया टीम को जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? डोंट गिव डिप्लोमेटिक आंसर। घर में घुस के ठोकना चाहिए जाना चाहिए, घर में घुस के ठोकना चाहिए। उन सबको वहाँ पे जाना चाहिए उधर। बस यही है कि सेफ्टी रहेगा, सेफ्टी फर्स्ट। सेफ्टी फर्स्ट। और घर में धोएंगे तो भाई साथ में समोसे और पॉपकॉर्न और सब खाते खाते मैच देखेंगे, एक एक बॉल एड तक देखेंगे। अच्छा, बीजेपी के मैं दो नेताओं का नाम लेता हूँ, उनमें से एक को चूज करना है आपको, नरेंद्र मोदी या फिर अमित शाह? दोनों ही नहीं। दोनों ही नहीं? तो बीजेपी में एक भी नेता को आप फॉलो नहीं कर? नितिन गडकरी अच्छे लीडर है। अच्छा, वो वाजपेयी जी बहुत अच्छे लीडर थे, बहुत सम्मानित लीडर थे, और आज नितिन गडकरी जी बहुत अच्छे लीडर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ऐसे राजनीतिक विचारधारा अलग है, लेकिन उसमें भी काम करने वाले लोग हैं ना। गडकरी जी अच्छे व्यक्ति हैं। वाह, क्या कॉन्फिडेंस है आपका इस बारे में? बिल्कुल कॉन्फिडेंस है, क्योंकि जिस तरीके की बीजेपी की सरकार चल रही है, आप देखिए ना कि एक एलडीसी भी होता है ना, उसकी भी ट्रेनिंग होती है कि उसको कैसे कंप्यूटर चलाना है, कैसे। आपने सीधा मुख्यमंत्री बना दिया, प्रदेश की जिम्मेदारी दे दी, ऐसे कैसे हो सकता है? आपको सवाल करने चाहिए सत्ता से कि आप अनुभवहीन व्यक्ति को अगर आप कुर्सी पे बैठा दोगे तो सरकार कैसे चलेगी? राजनीति अनुभव का खेल। पर्ची में क्या लिखा हुआ था ऐसा? नाम लिखा था भजनलाल शर्मा, आरएसएस। सिंपल आरएसएस से नाम आया था कि भाई ये देखिए, कोई अनुभवी वाला व्यक्ति बनेगा ना तो सवाल पूछेगा, सरकार की आंखों में नकल डाल देगा, चाहे वो उनकी पार्टी क्यों ना हो। लेकिन उन्होंने हटा दिया ना, उनको कौन चाहिए? पिट्ठू। पिट्ठू समझते हो? जो बात माने। हाँ, जिसकी किस्मत ऐसी हो, आज हर कोई युवा
हर कोई राजनीतिक व्यक्ति अगर कुछ मांगता है भगवान से कि मुझे कुछ मत दे, लेकिन भजन लाल जी जैसी मुझे किस्मत दे दे जिसको खुद नहीं पता अंदर जा रहा है, अंदर वो जाते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। वो तो बेचारे सोच रहे थे कि राज्य में मंत्री उंत्री बन जाऊं तो मेरी ठीक ठाक व्यवस्था हो जाएगी। उनको थोड़ी पता था कि साला जैकपॉट लग जाएगा और सीधा मंत्री बन के आ गए यार। तो भाई राजनीति का हर व्यक्ति कुछ नहीं मांगता है कि भजन लाल जैसी, हे भगवान देना है तो भजन करते करते भजन लाल जैसी किस्मत दे दे। नहीं तो फिर रहने दे, तो कुछ मत देना। नहीं ऐसे तो कैसे नहीं देना, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन किस्मत अगर कोई सोचे तो भजन लाल जी जैसी होनी चाहिए। आप उनको इस तरीके से मानते हो कि फेल है वो क्लियरली? एक गुण बता दो यार जो उनमें अच्छा हो कि भाई वो राजनीतिक नेतृत्व करने के लायक हैं, आप बताइए। पर्ची सरकार आप टोटली डिक्लेयर कर चुके हो। पर्ची की सरकार है, देखो वो तो एक फरमान था ना जो जनता ने उनको मैंडेट दिया है ना, उनको मैंडेट दिया तो जनता की अपेक्षाएं थी कि भाई कोई अच्छा लीडर आएगा, उन्होंने धो दिया। भजन लाल जी नाम का एक उन्होंने एकदम यूं आंख नाक कान कुछ नहीं लेना देना। पायलट साहब का भविष्य क्या देखते हो राजस्थान में? उज्जवल भविष्य है, भविष्य है वो राजस्थान का। नेक्स्ट सीएम मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हो, क्यों नहीं मान सकते। सब कुछ है पायलट साहब के पास, सब कुछ। अगेन अगर गहलोत जी ने कुछ कहा, वो उनकी स्थितियां हैं, पर नहीं होगा ऐसा। पायलट साहब भविष्य हैं, वो हर चीज़ समझते हैं, लीडर हैं। देखो लीडर की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, सब लोगों को साथ लेके चलने की क्षमता, नेतृत्व करने की क्षमता। सामने वाली जो ब्यूरोक्रेसी है ना, इस हिंदुस्तान की सबसे बड़ा दुर्भाग्य की ब्यूरोक्रेसी हमेशा हावी होती है। ब्यूरोक्रेसी का मतलब समझते हैं ना जी। कि एक मजदूर किसान अगर उसके लिए कुछ रणनीति बननी है तो एसी के कमरों में बैठ के जो कानून तैयार करते हैं, जो काले कानून थे ना, वो ऐसे ही काले कानून थे, वो एसी के कमरों में बैठे हुए थे। तो ब्यूरोक्रेसी हावी हो जाती है, लेकिन अनुभव वाला व्यक्ति आ जाता है तो उसके अंडर में काम करती है। उसको पता है कि हम ज्ञान देंगे, अगला 100 बार ज्ञान दे देगा, अगला ज्ञानी है। तो भजन लाल जी के साथ यही तो चक्कर पड़ रहा है। अब वो किसको क्या बोले, बेचारे ने जीवन में कलेक्टर एसपी इतने करीब से पहली बार देखे हैं कि साला जिनको एसएचओ कमरे में नहीं घुसने दे रहा था, जो कलेक्टर हाजिरी मार रहे हैं, तो भावुक हो गए वो भी। आप बताइए ना कि आप एसआईबी बन रहे हो, उसकी ट्रेनिंग होती है 1 साल की। एलडीसी और छोड़ो, बाबू उसकी भी ट्रेनिंग होती है। हम तो जब हमारे घर में कोई गेस्ट आते हैं तो हम ये उनको भी ये समझाते हैं कि चाय के कप कैसे लेके आने हैं, बेटा इतनी ऊपर से देने हैं, कब रखने हैं, बिस्किट कहाँ रखने हैं, नमकीन कहाँ रखने हैं। ऐसे थोड़ी देखे हैं कि चाय बिस्किट एक जगह करके ले आए, नमकीन भी उसमें मिक्स कर दी चाय में। हर चीज़ का एक तरीका होता है, उसकी ट्रेनिंग होती है। भजन लाल जी को कोई ट्रेनिंग नहीं दी। हमारे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी को तो उससे भी बड़े मूर्ख हैं, वो कुछ भी बोलते हैं, हे भगवान आप ये इनको ओपन उठा लो। कैमरा बोल रहे हो ये बातें? मैंने तो बहुत बोली है उनके बारे में। शिक्षा मंत्री को, जिसको खुद को नहीं पता कि क्या होना चाहिए, वो कुछ भी बोल रहे हैं। भजन की सरकार जो है भगवान भरोसे चल रही है। राजस्थान में ही आपके एक साथी हैं अभिषेक जी चौधरी जी, वो भी अपने कांग्रेस से आते हैं। उनको टिकट मिल चुका था, आपको नहीं? मैंने टिकट मांगा ही नहीं, मैं अब मांगूंगा। मौका मिला तो लड़ेंगे। अभिषेक जी को टिकट मिला, चुनाव लड़े, अच्छा चुनाव लड़े। चोपड़ा जी को मिला, मेरे साथ राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष थे, मैं कॉलेज का अध्यक्ष था। चोपड़ा जी बहुत अच्छा चुनाव लड़े, बीजेपी ने उनके साथ चिटिंग करी और उनको चुनाव हरा दिया। हमारे बहुत सारे साथी हैं, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय के पहले जनरल सेक्रेटरी रहे पुनिया जी, अभी राजस्थान कॉलेज से भी चुनाव लड़े, तो आज वो भी विधायक हैं। मनीष यादव जी राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष, भाकर जी विश्वविद्यालय से चुनाव लड़े, एनएसवाई के अध्यक्ष रहे। ललित यादव जी राजस्थान विश्वविद्यालय के एनएसवाई के जनरल सेक्रेटरी रहे। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो आज की जनरेशन, पुरानी तो बहुत सारी है, आज की इंदिराज गुर्जर जी हमारे विराटनगर में, उनके क्षेत्र से आता हूँ, बहुत अच्छे लीडर हैं। वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थे, राजस्थान विश्वविद्यालय में संघर्ष करते थे, चुनाव नहीं लड़ पाए। एलबीएस कॉलेज में वो अध्यक्ष रहे, विश्वविद्यालय में चुनाव नहीं लड़ पाए, लेकिन आज एमएलए हैं। कांग्रेस पार्टी मौका देती है युवाओं को आगे आने का, उनसे इंटरेक्ट करने का, ताकि लोगों को और अच्छे युवा लीडर मिले उनको। बिल्कुल। ये एक जो कल्चर जो आपने बताया युवाओं के प्रति कांग्रेस की पार्टी का, स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था, क्योंकि हम देखते हैं वंशवाद की राजनीति, आप देखते हो, हम भी इस चीज़ को नोटिस करते हैं कांग्रेस में। बदलाव मांगता है, आज बदलाव का समय है, आज बदलाव है हर चीज़ में, और बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि वो दौर अलग था। आज जनरेशन समझ गई है कि भैया आपको
भागने वाला नेता चाहिए। अब वो नहीं है गांव में जाके केवल एक व्यक्ति को पकड़ लिया पूरे गांव के वोट डलवा देगा, नहीं। आज एक छत के नीचे 4 विचारधाराओं के लोग हैं। पिताजी, माताजी और बच्चों के अलग अलग विचार हैं, क्योंकि बच्चे अलग अलग आज कॉलेज विश्वविद्यालय में पहुंच गए हैं। बच्चियां वुमेन सेफ्टी के मांग कर रही हैं, बेटा रोजगार की मांग कर रहा है, माँ महंगाई पे सवाल खड़े कर रही है, बाप जो है आरएसएस के चक्कर में फंस गया। तो बहुत सारे सवाल हैं। राहुल गांधी जी से आपने मुझे लगता है कहीं एक बात और सीखी होगी, शादी हो चुकी है? नहीं, अब शादी नहीं, अब प्लान करेंगे है। शादी। हाँ बिल्कुल, देखो समय की ज़रूरत है और शादी करेंगे, लेकिन थोड़ा रुक के करेंगे, क्योंकि ये इसलिए तो नहीं कर रहे हो कि राहुल गांधी जी नहीं कर रहे तो चलो मैं भी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, राहुल जी वाली कोई बात नहीं है। हमारे लीडर हैं और देखो ये पर्सनल चॉइस है, जब भी जिसका मन हो वैसे रह सकता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें आज़ादी देता है। और रही बात, क्योंकि हम सब पारिवारिक लोग हैं और जिम्मेदारियां होती हैं, तो बिल्कुल। पापा नहीं बोलते कि बेटा बड़ा हो गया नहीं, है? वो सब बोलते हैं, मम्मी पापा। बड़ा होने क्या बात है, घर में ज़रूरतें हैं भाई, मम्मी की हेल्प करने के लिए कोई चाहिए, है ना हमें। और केवल हेल्प तक नहीं है, क्योंकि मैं महिलाओं को लेकर दूसरा विचार समझता हूँ। केवल महिलाएं जो हैं, क्योंकि हम इस चीज़ के खिलाफ लड़ते हैं कि झाड़ू पोछे या चूल्हे चौके तक महिलाएं सीमित नहीं रहनी चाहिए, उनका बराबर का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। राजनीति हो तो मैं कैसे कहूँ कि कल मेरी जिससे शादी हो केवल खाना बनाने के लिए आए, लेकिन कहीं ना कहीं एक नैतिक दायित्व होता है कि परिवार में जब एक सदस्य आता है तो और कुछ मदद मिलती है। बेटे जो हैं भाग्य से होते हैं, लेकिन बेटियां सौभाग्य से होती हैं। वहाँ के पड़ोसी हैं तो उनके आसपास में उनके 3 बच्चे हैं, और एक बैंक मैनेजर हैं, एक बिजनेसमैन है और एक अच्छा सेटल्ड व्यक्ति है। बहुत मतलब किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आपस में उन्होंने 4-4 महीने बांट रखे हैं और पैसे भी बांट रखे हैं कि 10-10 हज़ार रुपये माँ बाप की वो देनी है। तो इससे बड़ी पीड़ा भी होती है। बहुत सारी चीज़ें हैं, खैर ये इस पे सवाल नहीं है। हाँ, प्रॉब्लम्स होती हैं इन चीज़ों में, नहीं रियल में इन चीज़ों को प्रॉब्लम्स? नहीं, मैं बेटों के खिलाफ नहीं हूँ, पर जो आज की स्थितियाँ हैं कि भाई जो वंश चलाने के लिए बेटा 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 करते रहते हैं, तो भैया ऐसे किस्सों को भी नज़र में रखिए। अनाथ आश्रम की तादाद बढ़ती जा रही है, ये भी आपको ध्यान में रखेगा। और कहीं ना कहीं परवरिश की भी कमी है। जो बाप माँ बाप करते हैं वो बच्चे भी सीखते हैं। और आज आप पेरेंट्स हो, कल वो पेरेंट्स बनेंगे और आप भी बूढ़े होंगे। आपका भी दौर आएगा, कभी सास भी कभी बहू थी। बिल्कुल बिल्कुल वही। तो ये चीज़ों के बारे में आगाह भी कर रहे हो। यूथ को बोलना चाहोगे इस बारे में, आप कुछ मैसेज देना चाहोगे उनको? यूँ समझदार है, बस अच्छी दिशा में चलिए, नशे से दूर रहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जीवन एक बार मिलता है, इसके बाद कुछ नहीं है। यहीं आपने क्या कमाया सब यहीं रह जाएगा। एक वक्त के बाद सब यादें बन के रह जाएगी, धीरे धीरे लोग भूल जाएंगे आपको। लेकिन आपने अपना जीवन कैसे जिया ये महत्वपूर्ण है। जी, जीवन लंबा हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जीवन कैसा जिया, कितना अच्छा जिया ये महत्वपूर्ण है। तो मेरा तो यही है यूथ, क्योंकि जिस तरीके से देश में देखते हैं, हिंदुस्तान युवा देश है और हमारी युवा पीढ़ी भटकी हुई है। क्लब का बहुत कल्चर आ गया है और हम देखते हैं कि अब कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज के बाहर भी कभी, क्योंकि हम स्टूडेंट लीडर हैं, तो जब उधर जाते हैं तो देखते हैं कि कोनों में आज चाय की थड़ियों पे, जहाँ पहले लड़कों की तादाद होती थी, आज बराबर में लड़कियाँ बैठी हैं, सिगरेट फूंक रही हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाली जनरेशन को हम क्या संदेश देंगे। आरयू में अभी रिसेंटली कल्चर बढ़ रहे हैं, आरयू के लिए कुछ संदेश? मैं यही कहूँगा, आर्यू नहीं, हर जगह के लिए, पूरे जहाँ तक कोई मेरी इस बात को सुने उनके लिए मैं यही कहूँगा कि हमें थोड़ा इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। आवश्यकता नहीं है अभी इन चीज़ों की, क्योंकि आज आप 20 की 25 की उम्र में हैं, लेकिन आप सब कुछ ये कर रही हैं, तो कल अपनी बेटी को किस मुंह से समझाओगे? जब वो ये करेगी तो आप किस मुंह से कहोगे कि बेटा नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग? वो रात को बाहर 12-1 बजे भी आएगी क्लब में डांस करके, तो फिर आप कैसे कहोगे? क्योंकि आपने भी उस जीवन को जिया है। तो जीवन एंजॉय करो, डांस करना गलत बात नहीं है, खूब एंजॉय करो। क्योंकि हमारे देखते हैं गुजरात का कल्चर गरबा से होता है, डांस करते हैं, डांडिया करते हैं, महोत्सव मनाते हैं। एंजॉय करिए, ब्रॉड माइंडेड रहिए, ओपन माइंडेड रहिए, लेकिन वो चीज़ें मत करिए जो खुद को और खुद के परिवार और संस्कारों को नुकसान दे।